स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कूल आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। और हाँ, अगली कौन सी नॉवेल समझनी है कमेंट में बताओ फटाफट। डोंग डोंग डोंग। आवासीय क्षेत्र के बाहर स्थित घड़ी टावर में दोपहर के 12 बज गए। सभी लोग दहशत से इधर उधर देखने लगे। वे हिल रहे हैं, वे हिल रहे हैं, वे राक्षस हिलना शुरू कर रहे हैं। भागो, राक्षस जीवित हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कमीने। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वे राक्षस जीवित हो उठे हैं? क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। मैंने अभी कुछ गलत बोल दिया, मुझे आपको अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। हम सभी एक ही आवासीय क्षेत्र में रहते हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। बुढ़िया लियू, क्या आप अपनी छड़ी नहीं ले रही हैं? इतनी तेज दौड़ रही हैं। पल भर में बाड़ के बाहर जमा हुए पड़ोसी घबरा गए। कुछ लोग मुड़कर भाग गए, जबकि अन्य गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन लिनफी बस खड़ी होकर उनकी इस बेताब कोशिश को दिलचस्पी से देखती रही। उसके लिए ये लोग प्रलय में सबसे महत्वहीन चींटियों से ज़्यादा कुछ नहीं थे। जीवित रहते हुए वे केवल उपभोग करना जानते थे और उनके जीवन या मृत्यु का उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अगर वे उसके लिए इन राक्षसों के रहस्यों का पता लगा सकें तो वे शायद कुछ हद तक उपयोगी साबित हो सकते हैं। बाढ़ के पार से कोई उन ज़ॉम्बीज़ को देख सकता था जो आवासीय क्षेत्र में चुपचाप खड़े थे, कांपने लगे थे, मानो जागने ही वाले हों। लिनफी की निगाहें उन लोगों पर पैनी थीं जो भाग रहे थे। एक आदमी गाली गलौज करते हुए भागा और जैसे ही वह 100 मीटर की दौड़ में अपनी इमारत तक पहुंचने वाला था, अचानक दूसरी मंजिल से एक लाल रस्सी नीचे गिरी और उसे कसकर बांध दिया। रस्सी का पीछा करते हुए एक अधसड़ी हुई महिला ज़ोंबी दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर झुकी हुई थी। रस्सी का सिरा उसके मुंह में था। वह आदमी चीख उठा। उसे बांधने वाली चीज़ रस्सी नहीं थी, बल्कि ज़ोंबी की जीभ थी। उसने उस ज़ॉम्बी को पहचान लिया। वह रिहायशी इलाके में एक मशहूर गॉसिप करने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जीभ इतनी लंबी हो जाएगी। कुछ ही देर में उस आदमी को घसीटकर दूसरी मंजिल के कमरे में ले जाया गया। फिर वह चीखने लगा और उसके बाद चुप हो गया। दूसरी ओर 40 वर्ष की एक महिला चीख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ से सना हुआ था जो लगातार उबल रहा था, और कुछ ही क्षणों में उसका पूरा चेहरा गलकर केवल हड्डियां ही शेष रह गईं। टकराना। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी, बेजान। पास की झाड़ियों से एक छोटा ज़ॉम्बी रेंगता हुआ निकला, जिसके जबड़ों के नीचे 2 बड़े मांसल उभार लटक रहे थे और उनके अंदर एक अज्ञात तरल पदार्थ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। आसपास के लोगों ने उसे पहचान लिया। वह रिहायशी इलाके का एक शरारती बच्चा था जिसे लोगों पर थूकना पसंद था। अब आनुवंशिक उत्परिवर्तन के फैलने के बाद इन सभी बदनाम व्यक्तियों में उत्परिवर्तन हो चुका था। संयोगवश हर जगह चीख पुकार मच गई। मांसपेशियों से लथपथ विशालकाय ज़ोंबी दरिंदों ने सीधे सुरक्षा दरवाजों को तोड़ दिया और दावत उड़ाने लगे। नुकीले हाथों वाले चिपचिपे ज़ॉम्बी जंजीरों को काटते हुए आंतें फाड़ देते हैं। छिपकली जैसे विकृत अंगों वाले ज़ॉम्बी खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे बचाव करना असंभव हो गया। पल भर में ही घर भी खतरनाक हो गए। सभी जीवित बचे लोगों के दिलों में निराशा छा गई। ऐसा लग रहा था मानो मानवता एक विकट परिस्थिति में फंस गई हो। लिनफी ने रिहायशी इलाके में मौजूद विकृत राक्षसों को देखा। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था, लेकिन उसमें कोई खास हलचल नहीं थी। फिलहाल ये राक्षस वांगचुआन विश्वविद्यालय में मौजूद उस विशालकाय मांसपेशियों से भरे प्राणी जितने शक्तिशाली नहीं थे। अगर उसे उनसे निपटना भी पड़े तो भी यह अपेक्षाकृत सरल होगा। हालांकि उसके पीछे खड़ी महिलाएं चीखती रहीं। जाहिर तौर पर वे इन राक्षसों के भयावह रूप को देखकर चौंक गई थीं। हुआंग रुई आगे बढ़ीं। लिनफी, क्या हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे? यही सवाल दूसरी महिलाएं भी पूछना चाहती थीं, क्योंकि विला के बाहर लगी बाड़ उन राक्षसों के खिलाफ व्यावहारिक रूप से बेकार थी जो दीवारों और छतों पर चढ़ सकते थे। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि बाज की तरह मांसल पंखों वाले जीव आकाश में चक्कर लगा रहे थे, तेजी से ऊंची इमारतों की खिड़कियों को तोड़कर जीवित बचे लोगों को हवा में ही पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। लिनफी भी सोचने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह छोटा सा विला सचमुच काफ़ी नहीं था। असल में उसने यह नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बीज़ में द्वितीयक उत्परिवर्तन की संभावना हो सकती है। उसने पहले सोचा था कि अगर उत्परिवर्तन की संभावना कम है तो वह बस कुछ और बार कार्रवाई कर सकता है। अब इतनी बड़ी संख्या में ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी गति थी जो उसे बिना सभी को खत्म किए ही थकाकर मार डालेगी। ये वाकई एक समस्या है। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें कम आबादी वाली जगह ढूंढनी होगी। लिनफी की बातों ने महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआंग रुई की आंखें चमक उठीं। मुझे एक जगह पता है। मेरा एक दोस्त है जिसकी वांगचुआन शहर में तियानवांग पर्वत के पास एक निशानेबाजी की दुकान है। आमतौर पर वहाँ केवल अधिकारियों के बच्चे और अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ही जाना पसंद करते हैं। क्या इसे कम आबादी वाला इलाका नहीं माना जाना चाहिए? रुवान कियू को भी ये जगह याद थी। वह कभी कभी हुआंग रुई के साथ वहाँ जाती थी।
एक लक्ष्य निर्धारण क्षेत्र, ये वाकई एक अच्छी जगह है। चलिए इसे अस्थायी रूप से अपना अगला गंतव्य मान लेते हैं। लिनफी को सिर हिलाते देख हुआंग रुई को मदद करने का सुख महसूस हुआ। जब वे बोल रहे थे तभी सारे ज़ॉम्बी जाग उठे। यहाँ तक कि जिन ज़ॉम्बी में कोई विशेष उत्परिवर्तन नहीं हुआ था, वे भी अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। जो भी साहसी पड़ोसी बाहर निकले, वे ज़ॉम्बी के पीछा करने से नहीं बच पाए, वे सभी खून का शिकार बन गए। घर के अंदर लौटकर लिनफी ने शेन शियिंग को मेटल कंट्रोल का उपयोग करके विला को फिर से मजबूत करने के लिए कहा, ताकि उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी कोई खामी न ढूंढ सकें। सभी महिलाएं अपना सामान पैक करने चली गईं, जबकि लिनफी ने उपयोगी जानकारी ऑनलाइन खोजने के लिए अपना फ़ोन निकाला। प्रलय के तीसरे दिन तक इंटरनेट बंद नहीं हुआ था और कई जीवित बचे लोग ऑनलाइन मदद मांग रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। हालांकि उन्होंने सरकार और सेना को बार बार टैग करके संबोधित किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। निराशावादी लोग प्रतिदिन इंटरनेट पर मनोबल गिराने वाली टिप्पणियां पोस्ट करते थे, जबकि सक्रिय लोग पहले ही खुद को बचाना शुरू कर चुके थे। जल्द ही लिनफी को एक छोटे से वीडियो में वह मिल गया जो वह चाहता था। सब लोग देखो, यह क्या है? यह अंडे जैसा दिखता है। साथ में दिखाए गए वीडियो में एक गगनचुंबी इमारत की ऊपरी मंजिलों का एक हिस्सा धड़कते हुए मांस से लिपटा हुआ दिखाया गया था, मानो वह इमारत पर एक भयानक घाव हो। और मांस के केंद्र में एक पिंड था जो हल्की सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था, जो एक विशाल अंडे जैसा दिख रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या पल रहा था। किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की, नहीं किसी के पास जांच करने की क्षमता थी। वे केवल दूर से ही अनुमान लगा सकते थे। लेकिन लिनफी को पता था कि यह कोई अजीब फल होना चाहिए, शायद ब्रेकिंग रियल मेम्ब्रियो या कुछ और। उन्होंने आईपी एड्रेस की जांच की। डूहाई सिटी, वह वांगचुआन से सटा हुआ एक बड़ा शहर था, जिसकी लंबी तटरेखा, समृद्ध अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी थी। अगर वीडियो असली था तो उस चीज़ को हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसने इस वीडियो को अपने फ़ोन में डाउनलोड किया और अपनी खोज जारी रखी। संयोगवश उन्हें 2 और वीडियो मिले जिन पर ब्रेकिंग रियल मेम्ब्रियो होने का संदेह था, एक शांगजिंग शहर में और दूसरा दुवानशान शहर में। ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि विदेशी प्रजातियों के प्रकट होने की संभावना अत्यंत कम थी, फिर भी देश के दृष्टिकोण से उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। लिनफी को नहीं पता था कि दूसरों को वे चीज़ें मिल सकती हैं या नहीं, लेकिन उसे निश्चित रूप से जितनी हो सके उतनी चीज़ें इकट्ठा करनी थीं। बीप 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 बीप, आकाश से अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, जो दूर से आती हुई तेज होती जा रही थी। लिनफी छत पर गई और ऊपर देखा। उसे वांगचुआन शहर के किनारे पर कई काले बिंदु दिखाई दिए। जैसे ही वे पास आए, उसने महसूस किया कि वे 3 घुप काले हेलीकॉप्टर थे। शहर के हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही वे अलग अलग होने लगे। लोंगबुओ के नागरिकों, कृपया ध्यान दें। लोंगबुओ के नागरिकों, कृपया ध्यान दें। हम पर एक बड़ी आपदा आ मंडरा रही है और लोगों की जान खतरे में है। आपदा पीड़ितों को इस आपदा से लड़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सेना जनता के लिए अग्रिम आपूर्ति भेज रही है। हम आशा करते हैं कि बचाव कार्य शुरू होने तक सभी लोग धैर्य बनाए रखेंगे। प्रत्येक एयरड्रॉप बॉक्स में एक वयस्क के लिए 10 दिनों तक पर्याप्त भोजन के साथ साथ एक स्वचालित राइफल, 2 पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और एक निर्देश पुस्तिका होती है। यदि संभव हो तो सभी लोग तियानवांग पर्वत की ओर जा सकते हैं, जहां बचे हुए लोगों के लिए एक एकाग्रता शिविर स्थापित किया गया है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। वांगचुआन शहर में बड़ी संख्या में काले रंग के एयरड्रॉप क्रेट गिराए गए। हेलीकॉप्टर से प्रसारित संदेश को सुनकर बचे हुए लोग तुरंत खुश हो गए। अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। जल्द ही कुछ लोगों ने आपूर्ति और हथियार हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, फिर उन्हें ऑनलाइन प्रदर्शित किया, जिससे बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुई। कुछ समय के लिए कई लोगों ने बाहर निकलने और कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन ज़ोंबी की बढ़ी हुई ताकत के कारण केवल कुछ ही सफल हुए। अधिकांश ज़ोंबी का भोजन बन गए। विला में मौजूद सभी महिलाओं ने प्रसारण सुना और वे सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुईं। ये तो बहुत बढ़िया है। जब तक हम डटे रहेंगे, सेना के आने पर हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, मुझे लगभग यही लगा था कि सेना भी हमारी तरह ही हताश हो गई है। झेन और शेनलिंगिन एक साथ बैठकर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। हालांकि हुआन रुई और रुवान कियू ने एक दूसरे की ओर देखा और रुवान कियू की आंखों में कुछ झिझक थी। तियानवांग पर्वत पर सेना द्वारा स्थापित एक जीवित बचे लोगों का नजरबंदी शिविर था, जिसका गंतव्य भी उन्हीं लोगों के समान ही था। अगर अधिकारी सचमुच वहां नागरिकों को बसा रहे थे तो वे क्या करते? क्या वे लिनफी के सामने सच्चाई बता देते, इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते और चले जाते? या फिर वे वफादारी से उनका पीछा करते? अगर वे चले जाते हैं तो लिनफी शायद अधिकारियों के सामने उनके साथ कुछ नहीं करेगी। हुआन रुई ने रुवान कियू के मन की बात समझ ली। उसकी सुंदर बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। शाओ कियू, मुझे हमेशा लगता है कि चीज़ें इतनी सरल नहीं होती। ज़रा सोचिए, सेना इतनी सारी आपूर्ति क्यों ले जाएगी?
अगर वह 10 दिनों के लिए वयस्कों की आपूर्ति कर सकती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे 10 दिनों के भीतर नहीं पहुंच सकते? मुझे लगता है कि सेना की कार्यशैली को देखते हुए अगर वे बचाव के लिए आने को दृढ़ संकल्पित होते तो वे इसे इतने लंबे समय तक नहीं खींचते। जब तक वे भी बेबसी की स्थिति में न पहुंच जाएं और हम बचे हुए लोगों को केवल थोड़ी सी आध्यात्मिक सांत्वना ही न दे सकें। ये सुनकर रुवान कियू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इस स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं था। ड्रैगन देश के लोगों की नज़र में सेना अक्सर अजेय होती थी, मानो कोई देवता हो। लेकिन वे शायद ये भूल गए थे कि सेना में आम लोग भी शामिल होते हैं। इस अंधाधुंध प्राकृतिक आपदा में सेना भी अछूती नहीं रही। भले ही उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया हो, फिर भी वे संभवतः काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। लाशों के पहाड़ और खून के सागर से आम नागरिकों को बचाना बेहद मुश्किल होगा। यह एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में बहुतों ने सोचा भी नहीं था, एक ऐसी संभावना जिसके बारे में सोचने की हिम्मत भी वे नहीं करते थे। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। लिनफी ताली बजाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसने हुआन रुई की ओर देखा, उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी हुई थीं। एक अनुभवी और सशक्त महिला से यही उम्मीद की जाती थी कि वह समस्याओं पर व्यापक रूप से विचार करेगी। लिनफी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। हुआन रुई उसे दिन ब दिन अधिक सहज महसूस करा रही थी। आपने जो कहा वह सही है, या यूं कहें कि आपने जिस स्थिति का वर्णन किया है वह सबसे यथार्थवादी है। वास्तविकता उपन्यासों जैसी नहीं है, जहां सेना एक देवता की तरह होती है जो आकाश और पृथ्वी को ढकने में सक्षम होती है और निडर होकर नागरिकों को बचाने आती है। इसलिए कल्पनाएं करना ठीक है, लेकिन उनमें बहक मत जाओ। इस प्रलय में खुद को मजबूत बनाना ही एकमात्र रास्ता है। क्या आप सब ने अपना सामान पैक कर लिया है? अगर हाँ, तो हम तियानवांग पर्वत जाने के लिए तैयार हैं। हुआन रुई ने सिर हिलाया और अपना सूटकेस लिनफी को सौंप दिया ताकि वह उसे अपनी जगह पर रख दे। झेन और शेन परिवार की बहनों को ज़्यादा कुछ पैक नहीं करना था और वे सुबह से ही बैठक कक्ष में इंतजार कर रही थीं। लिनफी के नीचे आने के बाद उसने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। शिकारी पक्षी तहखाने के निकास द्वार की ओर दहाड़ता हुआ बढ़ा और महिलाएं चालक की सीट पर बैठे लिनफी को हैरानी से देखने लगीं। क्योंकि अभी अभी लिनफी ने उन्हें एक भयानक क्षमता दिखाई थी, उसने पूरे विला को गायब कर दिया था। जी हाँ, जमीन के ऊपर की 3 मंजिलें और जमीन के नीचे की 2 मंजिलें सब गायब हो गईं, केवल लाल सूरज की रोशनी में नहाया हुआ एक गड्ढा ही बचा रहा। हुआन रुई और रुवान कियू अपेक्षाकृत ठीक थीं। वे जानती थीं कि लिनफी के पास स्थानिक क्षमताएं हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह इतनी अधिक जानकारी संग्रहित कर सकता है। झेन और शेन परिवार की बहनें अवाक रह गईं। शेन लिंगिन काफ़ी देर बाद होश में आए और लगातार सवालों की बौछार करती रही। लिनफी ने अपनी क्षमताओं को नहीं छिपाया, बल्कि सीधे तौर पर उन्हें बताया कि उसके पास एक विशाल स्थान है जो अनगिनत सामग्रियों से भरा हुआ है, जो उनके लिए पर्याप्त से अधिक है। ये सुनकर शेन लिंगिन की आंखें चमक उठीं और लिनफी के प्रति उसकी अनुकूलता अचानक बढ़ गई। शेन शींग भी अपने आश्चर्य से बाहर निकली। उसने लिनफी की ओर देखा, वह बिना किसी झिझक के अपना रहस्य उन्हें बताने को तैयार था, स्पष्ट रूप से उन्हें अपना ही मान रहा था। इससे उसे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसका और उसकी बहन का भाग्य सचमुच उसी के द्वारा फिर से लिखा जाएगा। जब शिकारी पक्षी दहाड़ते हुए चला गया तो समुदाय के निवासी अचानक बने विशाल गड्ढे को देखकर अचंभित रह गए। वह विला कहाँ था? उसका विशाल विला कहाँ था? सर्वनाश के प्रकोप के बाद से 3 दिन बीत चुके थे और निवासियों के बीच कोई घिसी पिटी आपसी कलह नहीं थी, क्योंकि वे लिनफी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य ही नहीं थे। गुलाबी रंग का शिकारी पक्षी शहर में दहाड़ता हुआ निकला, जिससे कई जीवित बचे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, जो अगल बगल देखने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ लोगों ने मदद के लिए झंडे लहराए, कुछ ने लगातार गालियां दी, लेकिन जो उनके पास नहीं था वह कभी नहीं हो सकता था। वे असहाय होकर देखते रहे जब उस हिंसक पक्षी ने लाशों के ढेरों के बीच से खून से लथपथ रास्ता बनाते हुए बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कुछ चरमपंथियों ने हवाई मार्ग से गिराए गए हथियारों को उठाकर गुजरते हुए विमान पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां वाहन से टकराकर गूंज उठीं और कई चिंगारियां पैदा हो गईं। हालांकि उनका सामना आग की एक निरंतर धारा से हुआ, जिसमें हिंसक विद्युत चिंगारी उत्पन्न हो रही थी, जो सभी बाधाओं को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अगर वे किसी आड़ में छिप भी जाते तो भी कोई फायदा नहीं होता। भला उनके दिमाग में यह बात कैसे आ सकती थी कि गोलियां मुड़ जाएंगी? ये कहा जा सकता है कि इस यात्रा ने कार में बैठी महिलाओं को वास्तविकता का एहसास कराया। वे अब दूसरों से केवल अपनी सुरक्षा की ही कामना करती थीं, न कि केवल दूसरों से पूरी तरह से अच्छा होने की। यहाँ तक कि काफ़ी नेक स्वभाव वाली लड़की झेन ने भी अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ दी। यदि रक्षा करने वाले अब दयालु न रहें तो मार डालो, तब तक मार डालो जब तक वे भयभीत न हो जाएं। रैप्टर बेतहाशा तेजी से शहर से बाहर निकल गया। आखिरकार चारों ओर फैले ज़ॉम्बी का इलाका पीछे छूट गया और नज़ारा खुल गया।
हालांकि शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर वाहन थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि प्रलय दोपहर में ही शुरू हो गई थी। गुलाबी रैप्टर की खिड़कियां काफी समय बाद पहली बार खोली गईं और बाहर से गर्म हवा अंदर आई, जिससे सभी के बाल बिखर गए। ये तो आज़ादी का एहसास है। शेन लिंगिन ने अपने शरीर का आधा हिस्सा सनरूफ से बाहर निकाला, बाहें फैलाकर आसमान को गले लगाया। अगर आसपास से आती हुई कभी कभार ज़ॉम्बी की दहाड़ न होती तो यह एक खूबसूरत दृश्य होता। शीयंग, क्या तुम ठीक हो? रुवान कियू ने बगल में बैठी शेन शियंग की ओर देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा। इस समय शेन शियंग कुछ कमजोर लग रही थी, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। मैं ठीक हूँ बहन रुवान कियू, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। झेन झेन ने उसे देखा और फिर समझ गई। ये स्थिति उसके अपने अनुभव से मिलती जुलती थी। क्षमताओं का अत्यधिक उपयोग व्यक्ति की कमियों को तेजी से प्रकट करता है। अगर हस्तक्षेप न किया जाए तो शायद वह अपनी क्षमता के वश में होकर जल्द ही मर जाएगी। लिनफी को फिर से खूब मजा आने वाला है। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी भी झलक रही थी, उसका दिल थोड़ा खट्टा हो गया था, मानो कोई उसका खिलौना छीनने वाला हो। संत न रहने के बाद झेन झेन को पूरी तरह से सुकून महसूस हुआ। अब वह बस अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहती थी, वो बुरे काम जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। एक बिगड़ल लड़की बनना चाहती थी। उसने शरारती मुस्कान के साथ शेन शियंग के कंधे पर एक हाथ रखा। बहन शी यंग, यह एक बीमारी है। इसे ठीक करने के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता है। शेन लिंगिन कार में बैठी और अपनी बहन की हालत देखकर उसने तुरंत अपनी उपचार क्षमता को सक्रिय करके उसे सहारा दिया। काफी देर बाद शेन शियंग के चेहरे की रंगत धीरे धीरे सामान्य हो गई। कोई बात नहीं लिंगिन, मैं अब ठीक हूँ, जल्दी से अपनी शक्ति वापस ले लो। ये कहना जरूरी है कि शेन लिंगिन की उपचार क्षमता वास्तव में काफी प्रभावी थी। ये दोष के कारण उत्पन्न क्षमता के अशांत प्रभाव को भी शांत कर सकती थी। हालांकि यह केवल एक अस्थायी समाधान था, लेकिन अगर उसकी ताकत बढ़ जाती तो इससे वास्तव में क्षमता का उपयोग करने वाले लोगों की अचानक मृत्यु का खतरा कम हो सकता था। बेशक मूल धारणा ये थी कि वह स्वयं इस क्षमता के क्षरण को सहन कर सकती है। यात्री सीट पर बैठी हुआंग रुई ने गाड़ी चला रहे लिनफी को एक अजीब से भाव से देखा, क्योंकि उसने देखा कि लिनफी के होंठ अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ रहे थे। इस व्यक्ति ने शायद यह अनुमान लगाया होगा कि अपनी क्षमताओं के कारण ये दोनों बहनें असहाय हो जाएंगी। हाय, वह क्या कह सकती थी? क्या दोनों बहनों के पास कोई और विकल्प था? लिनफी भी उन्हें बचा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे, शियाओकियू और झेन झेन को बचाया था। वे किसी बात की शिकायत नहीं कर सकते थे, कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं। बहन, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत पहले से भी खराब हो गई है। हमें क्या करना चाहिए? शेन लिंगिन ने नम आंखों से शेन शियंग की ओर देखा। अरे लड़की, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ, मैं मर नहीं रही हूँ। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? शेन शियंग ने गुस्से का नाटक करते हुए अपने माथे पर हाथ मारा। रुवान कियू कुछ नहीं बोली, जबकि हुआंग झेन झेन ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी और उसकी आंखों में चंचलता थी। शियंग, कल मैंने भी तुम्हारे जैसी ही बात सोची थी। शेन शियंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अरे झेन झेन, तुमने क्या कहा? हुआंग झेन झेन का हाथ, जो उसकी टांग पर टिका हुआ था, अनियंत्रित था। वह शरारती मुस्कान के साथ उसे सहलाते हुए बोली, हे, मैं कल लगभग मर ही गई थी। क्या आप जानते हैं क्यों? शेन शियंग चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग झेन झेन ऐसी बात कहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो? हुआंग झेन झेन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि कल मैंने अपनी क्षमता का तुमसे भी ज्यादा इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही जैसे किसी उफान के बाद खालीपन महसूस होता है। तुम्हें भी अब कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा होगा, है ना? शेन शियंग पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसे कुछ हद तक अविश्वास हुआ, क्योंकि हुआंग झेन झेन ने जो कहा वह वास्तव में ठीक वैसा ही था जैसा वह अभी महसूस कर रही थी, बस उतना गंभीर नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि झेन झेन सचमुच मौत के मुंह से बाल बाल बची हो? इसका कारण क्या था? हुआंग झेन झेन ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही, जैसा आपने सोचा था। मैंने अपनी क्षमता का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से मैं लगभग मर ही गई थी। क्षमता एक दोधारी तलवार है। हो सकता है कि आपको अभी तक इसका पूर्वाभास न हो, लेकिन जब आप थकावट की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। हालांकि मैं शी यंग को वैसा बनते हुए नहीं देखना चाहूंगी, ये बहुत दुखद होगा। तो मेरे पास इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? रुवान कियू ने हुआंग झेन झेन को अजीब भाव से देखा। शेन शियंग चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, शेन लिंगिन ने घबरा कर कहा, झेन झेन, हमें जल्दी से बताओ कि तरीका क्या है। चिंता मत करो, अगर तुम मेरी बहन की क्षमता संबंधी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हो तो हम तुम्हें निश्चित रूप से अच्छा प्रतिफल देंगे। हुआंग झेन झेन की निगाहें दोनों बहनों के चेहरों पर इधर उधर घूमती रहीं, फिर वह मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, पास आ जाओ। हुआंग झेन झेन ने दोनों बहनों के कान में फुसफुसाया और रुवान कियू को ये सुनकर हंसी आ गई।
ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की सचमुच एक अलग ही इंसान बन गई हो। यात्री सीट पर बैठी हुआंग रुई थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं, जब तक वह सुरक्षित है सब ठीक है। हुआंग जेनजेन की फुसफुसाहट सुनकर शेन शियिंग की आंखों में घबराहट झलक उठी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जेनजेन, क्या तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो? क्या ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? शेन लिंगिन का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हुआंग जेनजेन के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था। क्या शक्तिहीनता की बीमारी वाकई इतनी गंभीर थी? हुआंग जेनजेन ने गंभीर भाव से उनकी ओर देखा और कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हुआंग जेनजेन को इस हालत में देखकर शेन शियिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वह ये तो नहीं बता सकती थी कि यह सच है या झूठ, लेकिन हुआंग जेनजेन को उसे धोखा देने की जरूरत तो नहीं थी, है ना? उसने गहरी सांस ली। उसकी नज़र रियरव्यू मिरर में लिनफी की दृढ़ आंखों पर पड़ी और वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करते हुए तुरंत नजरें हटा लीं। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। अभी कोई जल्दी नहीं है। वह अब भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। आखिरकार हुआंग जेनजेन द्वारा वर्णित विधि बहुत ही विचित्र थी। शेन लिंगिन ने अपना छोटा सा चेहरा अपनी बहन के कंधे में छिपा लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फड़फड़ा रही थीं, कभी कभी लिनफी की ओर देख रही थीं, मानो उसके छोटे से दिल को कुछ और मिल गया हो। हुआंग जेनजेन के दिल से एक नन्हा शैतान निकला। हा। बीज बो दिया गया है, अब ये कब खिलेगा और फल देगा ये सब भाग्य पर निर्भर है। लिंदा मोतो, मैं निकोलस जेनजेन तुम्हें एक दयनीय मौत देने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हे। डॉट। तियानवांग पर्वत उत्तरजीवी एकाग्रता शिविर। हालांकि इसे शिविर कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ये लकड़ी की बाड़ से घिरे तंबुओं के एक समूह से बना एक साधारण सा जमावड़ा स्थल था जो कुछ हद तक आदिम जैसा दिखता था। मुख्य द्वार पर दो पहरेदार मीनारों पर 4 भारी हथियारों से लैस सैनिक सीधे खड़े होकर मोर्चे की रक्षा कर रहे थे। यातना शिविर भौगोलिक रूप से 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और एकमात्र दिशा एक घना पहाड़ी जंगल थी। एक नई बनी कच्ची सड़क बाहर की सड़क से जुड़ती थी। इसे बेहद दूरस्थ स्थान कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य ज़ोंबी द्वारा घेराबंदी के खतरे को रोकना भी था। फिलहाल कुछ जीवित बचे लोग शिविर में पहुंच चुके थे। इनमें से अधिकांश वे लोग थे जो प्रलय के समय शहर से बाहर थे और कुछ आसपास के गांवों से थे। अधिकांश लोग सेना द्वारा संरक्षित होने के लिए पहले से ही आभारी थे, लेकिन अब भी कुछ ऐसे दुर्भावनापूर्ण लोग थे जो यहाँ के बेस्वाद भोजन और कठोर जीवन स्थितियों से असंतुष्ट थे और सैन्य नेताओं से सामने आकर बोलने की मांग कर रहे थे। हमें इस टूटी फूटी जगह में क्यों रहना पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? अपने पुलिस अधिकारी से कहिए कि वह आकर मुझसे मिले। क्या यहाँ आते समय रास्ते में कोई जागीरें नहीं थीं? क्या तुम सैनिकों को संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना नहीं आता? ये सब कितने मूर्ख हैं। धिक्कार है। जाओ और मेरे लिए उस संपत्ति पर कब्जा कर लो। मेरी पत्नी को हर रोज गर्म पानी से नहाना चाहिए, एक दिन भी कम नहीं। तुम्हारा नेता कहाँ है? उसकी मृत्यु कहाँ हुई? तोंद निकले हुए उस आदमी ने शिविर में जोर जोर से चिल्लाते हुए आसपास के सैनिकों को अपशब्द कहे, लेकिन सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया, यहाँ तक कि उसने सैनिकों की बंदूकें छीनने की कोशिश भी की। कुछ लोगों ने तुरंत उसे काबू में कर लिया और पीछे बने तंबू में ले गए। पास ही में 2 अधिकारी इस दृश्य को देख रहे थे और खुद को कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। क्या सेना में फूट डालने वाले ये लोग थोड़े और शांतिप्रिय नहीं हो सकते? आपने कहा कि वे सेना में फूट डालते हैं, अगर वे शांतिप्रिय होते तो और कैसे परेशानी पैदा करते? वैसे उस टारगेट रेंज से आपका संपर्क कैसा रहा? क्या वे विलय के लिए सहमत हुए? उफ, इस बारे में बात ही मत करो। इस बार तो मुझे टारगेट रेंज का इंचार्ज भी नहीं दिखा। बस कुछ क्षमाते एक प्रकार का बदमाश बंदूकों के बल पर हमें वहां से भगा ले गए। अफसोस, समय बदल गया है। ताकतवर लोग स्वभाव से ही अहंकारी होते हैं। तो फिर हमारी अतिरिक्त सेना का क्या होगा? वे कब पहुंचेंगे? मुझे नहीं पता। कल से हम उच्च अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाए हैं। पारा लक्ष्य सीमा। तियानवांग पर्वत के बाहरी इलाके में स्थित एक निजी लक्ष्य साधना स्थल अक्सर वांगचुआन शहर के उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करता था। लक्ष्य निर्धारण क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था जो कांटेदार तार से घिरा हुआ था और एक लॉन बिछा हुआ था जो इसे बाहर के जंगल से अलग करता था। लॉन पर नीले पत्थरों से बने कई घुमावदार रास्ते बनाए गए थे जो लक्ष्य सीमा क्षेत्र में काफी अंदर तक फैले हुए थे। मुख्य सड़क का अनुसरण करते हुए दोनों ओर की घास पर कभी कभी गहरे रंग के दुर्गंधयुक्त निशान दिखाई देते थे। सड़क के अंत में मिट्टी की विशाल दीवारें थीं जो टारगेट रेंज की इमारतों को बाहरी दुनिया से अलग करती थीं। सबसे ऊंची इमारत के शीर्ष पर कोई दूरबीन लेकर सतर्क था और उसके बगल में एक स्नाइपर लेटा हुआ था जिसके रंगे हुए सुनहरे बाल कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। धिक्कार है उन कमीनों पर, मैं उनमें से हर एक को गोली मार दूंगा जो मुझे दिखेगा। एर्गो,
तुम्हें अभी भी इन्हें बचाकर रखना होगा। बॉस ने कहा है कि स्नाइपर राइफल की गोलियां ज़्यादा नहीं हैं, एक शॉट में एक गोली कम हो जाती है। वाह, मैं तो 100% सटीक हूँ, एक तीर से 2 निशाने लगाना कोई बड़ी बात नहीं। दोनों ने यूं ही बातें की। नीचे टारगेट रेंज के वीआईपी भवन में लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ था। उनमें से अधिकतर के बाल रंगीन थे और पहली नज़र में वे शरारती युवाओं के समूह की तरह दिख रहे थे। आपका क्या मतलब है? क्या आप सचमुच उन सैन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं? मैं इस जगह को शरणार्थी शिविर में बदलना नहीं चाहता, इसे गंदा नहीं करना चाहता। लेकिन वे अभी भी एक आधिकारिक संगठन है, अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहें तो क्या ये गलत नहीं होगा? अगर बाद में हालात सामान्य हो जाते हैं तो कहीं हम डाकुओं के रूप में बदनाम न हो जाएं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, डाकुओं? हम लियांगशान के नायक हैं। रंग बिरंगे बालों वाले युवाओं का एक समूह आपस में बातचीत कर रहा था, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। उनके बगल में सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ, 2 बार खांसा और बोला, चलिए हाथ उठाकर मतदान करते हैं। जो लोग इन सैनिकों को यहाँ एक यातना शिविर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सहमत हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं, हम उनकी गिनती करेंगे। ये सब क्या नाटक कर रहे हो? क्या तुम सच में हमारी प्योर लव सोसाइटी के सदस्य हो? यहाँ झंडे लहराकर चिल्ला रहे हो। तभी लाल बालों वाला और बेहद ही आकर्षक हेयर स्टाइल वाला एक युवक उछल पड़ा और गाली देने लगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा कभी हरा तो कभी पीला पड़ जाता था। चेनडोंग, तुम वांगचुआन शहर के एक अधिकारी के रूप में उनका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में नाम था, और अब उन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया जिससे वे बेहद नाराज हो गए। लेकिन उसने भड़कने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि शमाते के युवाओं का ये समूह इस टारगेट रेंज में सबसे खतरनाक चीज़ों को नियंत्रित करता था। उनके खिलाफ जाना मौत को दावत देने जैसा था। लाल बालों वाले चेनडोंग ने उसे ठंडे लहजे में देखा। क्या मैं यहाँ फैसला तुम पर निर्भर करता है या मुझ पर? अपनी स्थिति को गलत मत समझो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम पहले कितने शानदार थे, अब तुम यहाँ शरण मांगने वाले शरणार्थी मात्र हो। दिखावा करना और चालबाजी करना बंद करो, वरना मेरे हाथ में मौजूद मूंगफली से सावधान रहो। मर्करी टारगेट रेंज आश्रय स्थल नहीं है। जो लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते वे तुरंत निकल सकते हैं। धिक्कार है। जब मेरे भाई पहले राक्षसों से लड़ रहे थे तो तुम लोग रोते चिल्लाते हुए पीछे दुब के बैठे थे, और जब हमने तुमसे दीवारें बनाने में मदद करने को कहा तो तुम सब लिंदायु की तरह शिकायत करने लगे। अब तो तुम बगावत भी करना चाहते हो। भाड़ में जाओ। चेनडोंग ने अपने लाल बालों को झटक दिया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि पिन गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी, किसी की भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वाह, भाई डोंग तो कमाल के हैं। भाई डोंग बहुत शक्तिशाली हैं। प्योर लव सोसाइटी बहुत बढ़िया है। केवल रंगीन बालों वाले युवा ही जयकारे लगा रहे थे। उनके पास कम पैसे होने की वजह से ऐसा मत देखो, लेकिन एक फ़ोन कॉल से कई लड़कियां तुम्हारे पास आ सकती हैं जिन्हें तुम पसंद करोगे। वे विशेष रूप से भाईचारे को महत्व देते थे। यदि कोई मुसीबत आती थी तो वे वास्तव में आगे बढ़कर मदद करते थे। इसलिए समाज में एक कहावत प्रचलित थी, आध्यात्मिक युवकों को उकसाने की बजाय नानकुन के बूढ़े और जवान लोगों को धमकाना बेहतर है। अधेड़ उम्र का वह आदमी इतना क्रोधित था कि उसके सिर के कुछ बाल खड़े हो गए, और उसके बगल में खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला आगे बढ़ी और उसे पीछे खींच लिया। कहीं ऐसा ना हो कि वह कुछ ऐसा कह दे जिससे लाल बालों वाला युवक क्रोधित हो जाए। टैप टैप टैप। दरवाजे के बाहर से ऊंची एड़ी के जूतों की तीक्ष्ण आवाज गूंजी, और फिर 2 तेज तर्रार पीले बालों वाले युवक आगे बढ़े और वीआईपी दरवाजा खोल दिया। एक महिला चमकीले लाल रंग के शाम के गाउन में सजी हुई अंदर आए। उसके गोरे और पारदर्शी हरे रंग के पैरों में उतनी ही चमकीली लाल रंग की स्टिलेटो हील्स थीं, जो एक दूसरे की पूरक थीं। ऊंची स्लिट वाली ड्रेस उसके पैरों की हरकत के साथ खुलती और बंद होती थी, जिससे उसके गोरे और गोल लंबे पैर बीच बीच में दिखाई देते थे। उसकी पतली कमर को एक हाथ से पकड़ा जा सकता था, और गहरे वी नेक के नीचे बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा की 2 धारियां थीं। हंस जैसी गर्दन पर एक नाजुक मोतियों का हार लटका हुआ था, जो उसके व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा आपके संग्रह की सुंदरियों से कम सुंदर नहीं था, जिसमें स्टीरियो फीचर्स और सौम्य वीरता की झलक थी। उसके वाइन रेड लहराते बाल उसकी खुली पीठ पर गिरे हुए थे, जो उसके कदमों के साथ लहरा रहे थे। एक महिला ने अपनी पतली उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़ी हुई थी, जिसे उसने धीरे से अपने लाल होठों तक ले जाकर एक कश लिया, और जैसे ही उसने धुआं छोड़ा, उसकी मोहक निगाहों ने पूरे कमरे का जायजा लिया। नमस्ते सिस्टर नैन। नमस्ते सिस्टर नैन। शुभकामनाएं सिस्टर नैन। स्पिरिचुअल लेड्स ने झुककर और चापलूसी करके आने वाली महिला के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाया। यहाँ तक कि पहले दबदबा कायम करने वाला चेनडोंग भी इस समय एक चापलूस की तरह उस महिला के पास गया और सिगरेट से झाड़ी गई राख को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सूनान ने उसे हल्के से लात मारी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इतना नीच व्यवहार मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग सोचेंगे कि मुझे कोई अजीब शौक है।
चेन डोंग ने सिर हिलाया और झुककर प्रणाम किया, थोड़ा शर्मिंदा होकर अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए कहा, क्या यह आपके प्रति मेरा सम्मान दिखाने का तरीका नहीं है, बहन नान? अगली बार ज़रूर, अगली बार ज़रूर। ओह हाँ, सिस्टर नैन, वे सैनिक फिर से हमारी तलाश कर रहे हैं, बात उसी की है, आप क्या सोचती हैं? सू नान मुस्कुराई, उसकी मुस्कान ने तुरंत ही कमरे में मौजूद कई पुरुषों को मोहक बना दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्वारा रोके गए अधेड़ उम्र के अधिकारी को भी भावनाओं का सैलाब महसूस हुआ। अगर प्रलय न आया होता तो वह निश्चित रूप से उसके जैसी महिला को पा लेता। हालांकि इन आध्यात्मिक युवकों ने, जिनकी आंखें निर्मल थीं, किसी भी प्रकार का अनादर नहीं दिखाया, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। क्या हमारे पास आपूर्ति की कमी है? सू नान ने उदासीनता से पूछा। चेन डोंग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। क्या हमारे पास हथियारों की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास लोगों की कमी है? नहीं। तो बस बात यहीं खत्म होती है, उन्हें वापस वहीं जाने दो जहां से वे आए थे। सू नान बेहद निर्णायक थीं और उन्होंने कुछ ही शब्दों में मामले का निपटारा कर दिया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने इस जगह भागकर आए आम लोगों को देखा, उसने दांत पीसते हुए आगे कदम बढ़ाया और जोर से कहा, राष्ट्रपति सू, ये ठीक नहीं है। जरा सोचिए, सेना का अस्तित्व कैसा होता है। अभी तो उन्होंने अपने हाथ खाली नहीं किए हैं, लेकिन जब उन्हें समय मिलेगा तो वांगचुआन शहर पर कब्जा करना कितना आसान होगा। वांगचुआन के बगल में ही लोंगबुओ का दक्षिणी युद्ध क्षेत्र है। अगर हम इन्हें अभी अस्वीकार कर देते हैं तो हम निश्चित रूप से सेना को नाराज कर देंगे और फिर इससे निश्चित रूप से अप्रिय स्थिति उत्पन्न होगी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं सेना और हमारे बीच संपर्क सूत्र बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आ सकता हूं। आपसी सहयोग ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। सू नान की मनमोहक आंखें कुछ देर तक उसे देखती रहीं, जिससे उसे गलतफहमी हो गई कि उसने उसे मना लिया है। इसलिए उसने बटेर की तरह अपनी छाती फुला ली। सू नान ने अपनी नज़रें हटाईं, मुली और अबगल में खड़े चेन डोंग से यह कहते हुए चली गई, ये बेवकूफ़ कौन है? अगर उसके दिमाग में कोई समस्या है तो उसका इलाज करो, अगर उसका इलाज नहीं हो सकता तो उसे बाहर फेंक दो। वाह, पहाड़ों की हवा कितनी ताज़ा है। गुलाबी रंग का शिकारी पक्षी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कार की खिड़कियां नीचे करके महिलाएं बाहर के नज़ारे का आनंद ले रही थीं। अगर आकाश में लाल रंग के सूरज की सुनहरी रोशनी न होती, जिसने पूरी दुनिया को लाल रंग से रंग दिया था, तो किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि बाहरी दुनिया निराशा के कगार पर है। लिनफी ऐसे स्थानों पर बहुत कम आता था। पहले वह पैसा कमाने में इतना व्यस्त रहता था कि उसे खूबसूरत नज़ारों की सराहना करने का समय ही नहीं मिलता था। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। उसके पास कार में कई खूबसूरत महिलाएं थीं और वह जब चाहे कार बदल सकता था, एक बेफिक्र जिंदगी जी सकता था। सूरज डूबने ही वाला है। इस पहाड़ के चारों ओर घूमने के बाद हमें मरकरी टारगेट रेंज दिखाई देगी, हुआंग रुई ने यात्री सीट पर बैठे हुए लिनफी को निर्देश देते हुए कहा। दरअसल घुमावदार पहाड़ी रास्ते को पार करने के बाद जंगल में बसा एक कृत्रिम लॉन दिखाई देने लगा। पेड़ों के बीच से घास के मैदान के भीतर गहराई में इमारतों का एक समूह दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके चारों ओर एक पीली मिट्टी की दीवार थी जो कुछ हद तक बेमेल लग रही थी। शिकारी पक्षी सड़क के एक मोड़ पर रुक गया और समूह वहां लगे साइन पोस्ट को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह नई खुली कच्ची सड़क उत्तरजीवी एकाग्रता शिविर की ओर जाती है, शेन लिंगिन ने इशारा करते हुए कहा। रुवान कियू ने सोचा, सेना का यातना शिविर यहाँ लक्ष्य सीमा क्षेत्र में क्यों नहीं स्थापित किया गया? लक्ष्य सीमा क्षेत्र अधिक सुविधाजनक होना चाहिए। हुआंग रुई को कुछ याद आया। उसने यकीन से कहा, जरूर टारगेट रेंज सहमत नहीं हुई होगी। आखिर उनका बॉस थोड़ा सनकी है। कार में बैठे उन दोनों को ही टारगेट रेंज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। लिनफी मुस्कुराए और बोली, अगर ऐसा है तो इस टारगेट रेंज के मालिक में दूरदर्शिता है। उसके बोलते ही पीछे वाली सड़क से वाहनों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में रिव्यू मिरर में 3 वाहन दिखाई दिए। एक काली रंग की सैन्य जीप थी और अन्य 2 निजी कारें थीं जो जर्जर हालत में दिख रही थीं, स्पष्ट रूप से लोगों के भागने के कारण ऐसी स्थिति में थीं। जीप में सैन्य वर्दी पहने सैनिक और साथ ही आम शरणार्थी भी सवार थे। चीख! जीप रैप्टर के बगल में रुक गई और अंदर बैठे लोग उस गुलाबी राक्षस को देखकर बेहद चौंक गए। इसकी उग्र और मजबूत उपस्थिति ने सुरक्षा की एक मजबूत भावना प्रदान की, और यहाँ तक कि जीप में बैठे सैनिक भी ईर्ष्या भरी नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तीनों कारों में कई पुरुष सवार थे और जब उन्होंने शिकारी पक्षी की खिड़की के अंदर का दृश्य देखा तो वे और भी अधिक आश्चर्यचकित रह गए। 5 खूबसूरत महिलाएं उन्हें देख रही थीं, जो या तो पवित्र थीं या बुद्धिमान, और उनकी स्वच्छ बेदाग उपस्थिति ने उनके दिलों की धड़कन और भी तेज कर दी। जीप की यात्री सीट से एक सैन्य अधिकारी बाहर निकला और चालक की सीट पर बैठे लिनफी को सलाम करते हुए आगे बढ़ा। नमस्कार महोदय, हम दक्षिणी युद्ध क्षेत्र की वांगचुआन की सहायता हेतु अग्रिम टुकड़ी हैं। हमारे शिविर में कई खाली आश्रय स्थल हैं। आप हमारे साथ शिविर तक आ सकते हैं।
लिनफी ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, फिर बगल में खड़ी 3 कारों में बैठे शरणार्थियों की ओर नजर डाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे सामूहिक भोजन पसंद नहीं है। इतना कहकर उसने इंजन स्टार्ट किया और डामर की सड़क पर तेजी से आगे बढ़ गया। अधिकारी वहीं खड़ा होकर उस शिकारी पक्षी को जाते हुए देखता रहा, उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। वह अपनी कार में लौटा और गाड़ी चलाने का आदेश दिया। अधिकारी महोदय, वह व्यक्ति हमारे साथ यातना शिविर में क्यों नहीं गया? पीछे की सीट पर बैठे चश्मे पहने एक सभ्य व्यक्ति ने अपना चश्मा ऊपर किया और पूछा। अधिकारी ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि इतने सारे उपकरणों के साथ कोई व्यक्ति हमारे शिविर में क्या है इसकी परवाह करेगा? काश हमारे पास भी वैसी ही कार होती। चश्मा पहने उस आदमी ने उस दिशा में देखा जहां शिकारी पक्षी गायब हो गया था। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। ... शिकारी पक्षी की भीषण गर्जना घाटी में गूंज उठी। कुछ ही देर में टारगेट रेंज का गेट नजर आने लगा। जब लिनफी और अन्य लोग द्वार पर पहुंचे तो वहां पहले से ही कोई पहरा दे रहा था। रुको, तुम क्या कर रहे हो? लैन माओ कार के पीछे से निकली। उसके हाथ में एक असॉल्ट राइफल थी और वह लिनफी और अन्य लोगों को ठंडी निगाहों से देख रही थी। फिर शमाते के कई अन्य युवक हथियार लेकर दोनों ओर के वाहनों के पीछे से कूद पड़े। लिनफी ने कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और आगे चल रहे लैन माओ को देखा। किसी कारणवश लैन माओ को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई हो, मानो उसे कक्षा में किसी शिक्षक ने फोन पर खेलते हुए पकड़ लिया हो। मुझे किसी का भी मुझ पर बंदूक तानना पसंद नहीं है, चाहे वह किसी भी तरह की बंदूक हो। हालांकि उन मंद शब्दों में छेड़छाड़ का भाव था, फिर भी उन्होंने शमाते के इन युवकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। लान माओ के चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने सभी को अपने हथियार दूर रखने का आदेश दिया। फिर वह शिकारी पक्षी के सामने खड़ा हो गया और लिनफी का रास्ता रोकते हुए बोला, बताओ तुम निशानेबाजी क्षेत्र में क्या कर रहे हो? लिनफी मुस्कुराई। ये लड़का थोड़ा दिलचस्प था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यात्री सीट पर बैठी हुआन रुई कार से बाहर निकली। तुरंत ही इन शमाते की आंखें चमक उठीं और वे सभी हुआन रुई की ओर देखने लगे। उसने हंस के पीले रंग की सौतेली मां की पोशाक पहनी हुई थी। उसका शरीर सुडौल और आकर्षक था, जिससे एक परिपक्व आभा निकल रही थी। उसके बालों को ऊंचे जूड़े में बांधा गया था, जिससे उसकी लंबी पतली हंस जैसी गर्दन दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी, जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाता था। एक सौम्य मुस्कान ने लैन माओ और अन्य लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। मैं आपके राष्ट्रपति सू से काफ़ी समय से परिचित हूँ। अगर सुविधाजनक हो तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? सू नान से उसके संबंध के बारे में सुनकर लैन माओ ने तुरंत ध्यान दिया, क्योंकि आम लोग कभी सू नान के संपर्क में नहीं आते थे और न ही उन्हें पता होता था कि सू नान वास्तव में मरकरी टारगेट रेंज की मालिक थी। हुआन रुई का सू नान का नाम सीधे तौर पर ले पाना। जल्दी करो, जल्दी करो, उन्हें जाने दो। लैन माओ ने शमाते को वाहनों को हटाने के लिए पुकारा। आप लोग गश्त जारी रखें, मैं उन्हें पकड़ लूंगा, ढिलाई मत बरतो। निर्देश देने के बाद लैन माओ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर आगे आगे चलने लगा और लिनफी उसके पीछे पीछे रैप्टर चला रहा था। मैं बता नहीं सकता, आपके तो हर जगह अच्छे संपर्क हैं, उसने यात्री सीट पर बैठी खूबसूरत हुआन रुई को देखते हुए मजाक में कहा। हुआन रुई ने बस हल्की सी हंसी दी और ज्यादा कुछ नहीं कहा, जिससे लिनफी की उसमें दिलचस्पी और बढ़ गई। कुछ ही देर में समूह पीले रंग की मिट्टी की दीवार में बने एक छेद से होते हुए टारगेट रेंज के आंतरिक भवन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। शिकारी पक्षी के आगमन से अधिकांश लोग चौंक गए। शमाते के सभी युवक गुलाबी राक्षस को आश्चर्य से देखने लगे। अरे बाप रे, ये आदमी तो मॉडिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तार होने से बिल्कुल भी नहीं डरता। इस स्तर का संशोधन ऐसा है मानो रैप्टर पर सीधे एक सुपरकार लगा दी गई हो। इसमें निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। आखिर यह कौन सा उस्ताद है जिसे इतनी दूरदर्शिता थी? इस कार को तो प्रलय के लिए बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया होगा। अगर मेरे पास ऐसी कार होती तो मुझे ज़ॉम्बी से डर क्यों लगता? सभी लोग उस शिकारी पक्षी के बारे में बातें कर रहे थे और उस पर टिप्पणी कर रहे थे। भाई शी, ये कौन है? 3 से 7 इंच लंबे बालों वाला एक युवक झुककर पूछा। लान माओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि यह गुरु कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह हमारे राष्ट्रपति को जानता है। 3-7 के बंटवारे ने तुरंत हैरानी से हौंफते हुए सांस ली। अचानक आंगन में मौजूद शमाते के सभी युवक आश्चर्य से हौंफने लगे। शिकारी पक्षी के चारों द्वार खुल गए और लंबे सुंदर पैर बाहर निकले। 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ी से 5 बेहद खूबसूरत महिलाएं बाहर निकलीं, जिन्हें देखकर वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। आखिर वह दिव्य प्राणी कौन था? क्या उसे ऐसे राज्य का आनंद उठाने का सौभाग्य प्राप्त था? ये कहना जरूरी है कि कई महिलाओं की उपस्थिति ने पूरे टारगेट रेंज को असाधारण रूप से जीवंत बना दिया। चाहे वहां शरण लेने वाले लोग हों या शमाते के युवा, वे सभी अपनी पहचान के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे।
जब लिनफी ड्राइवर की सीट से बाहर निकला तो सभी ने ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे देखा। धिक्कार है, ये लोग तो प्रलय से बच गए थे, लेकिन वह सुंदरियों के साथ यात्रा कर रहा था। चारों ओर नजर घुमाने के बाद लिनफी ने 4 मंजिला इमारत के शीर्ष की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। देखते ही देखते छत पर निगरानी के लिए तैनात दोनों पीले बालों वाले आदमियों के रोंगटे खड़े हो गए। सौभाग्यवश लिनफी ने उन्हें देखना जारी नहीं रखा और वह भावना धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अभी अभी हो क्या गया? वह आदमी किस तरह का राक्षस है? उसे बस एक बार देखा और मैं डर के मारे पेशाब करने ही वाला था। एर्गो, ऐसा मत कहो। ये निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जिसे हम भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि नीचे खड़े लैन माओ को यह नहीं पता था कि उन दोनों पीले बालों वाले आदमियों ने क्या झेला है, फिर भी उसने लिनफी और दूसरों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसने शमाते और शरणार्थियों पर चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है? धिक्कार है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कामों की जांच करता हूँ। तुरंत ही शमाते पक्षी और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए, केवल कुछ उच्च पदस्थ लोग ही बचे रहे। लान माओ ने लिनफी और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर आने का इशारा किया और कहा, कृपया इन पर ध्यान न दें। ये सभी हमारी प्योर लव सोसाइटी के सदस्य हैं और टारगेट रेंज की सुरक्षा और अन्य मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। सच कहूं तो जब लिनफी ने पहली बार इतने सारे शमाते को देखा तो वह अभी भी सोच रहा था कि क्या वह किसी अजीब जगह पर आ गया है, लेकिन उनके दिमाग में आए सिस्टम प्रॉम्प्ट ने उन्हें थोड़ा आश्वस्त किया। ध्यान दें, सिस्टम की संवेदी सीमा के भीतर 92 अंक या उससे अधिक की समग्र रेटिंग वाली एक सुंदरी दिखाई दी है। लक्ष्य सूनान। सूनान वही राष्ट्रपति होंगी जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। बुरा नहीं, हुआन रुई सचमुच उसके लिए सौभाग्य लेकर आए हैं। समूह लैन माओ के पीछे पीछे लक्ष्य सीमा के भीतर तक चला गया। उनके पीछे हुआंग झेन और शेन लिंगिन उत्सुक बच्चों की तरह चारों ओर देख रहे थे। कुछ ही देर में लैन माओ उन्हें एक छोटे से आंगन में ले गई। कृपया थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं जाकर हमारे राष्ट्रपति को सूचित करता हूँ। बोलने के बाद लैन माओ जल्दी से चली गई। शेन शिंग ने हुआंग रुई की ओर देखा और उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी, आंटी, आखिर ये तथाकथित राष्ट्रपति सु कौन है? उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है, शांगजिंग के लोगों के समान। हुआंग रुई ने हंसते हुए कहा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हालांकि वह शांगजिंग से नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत और रुतबा निश्चित रूप से उनसे कम नहीं है। इससे सबकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। लिनफी के मन में कुछ शंकाएं थीं। अगर उसका उपनाम सु था तो वह दक्षिण हॉन के सु परिवार से संबंधित हो सकती थी, जो एक अविश्वसनीय रूप से विशाल परिवार था, जिसकी तुलना शांगजिंग के प्रसिद्ध परिवारों से की जा सकती थी, और ड्रैगन देश में उसका एक उच्च कोटि का दर्जा था। इस लक्ष्य सीमा के पैमाने और हथियारों के प्रकार को देखते हुए कुछ गंभीर सैन्य शक्ति के बिना इसका संचालन करना असंभव होगा। जब समूह चुपचाप इंतजार कर रहा था, तभी रुवान कियू अचानक खड़ी हो गई और अपने बगल में बैठी शेन शिंग को सहारा देते हुए बोली, शी यंग, क्या हुआ? शेन शिंग का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह गंभीर रूप से बीमार हो। उसने अपनी आंखें खोली और कुछ घबराई हुई आवाज में कहा, ये जगह बहुत खतरनाक है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उसने ऐसा क्यों कहा। कुछ देर शांत होने के बाद शेन शिंग ने अपनी शारीरिक तकलीफ सहन की और कहा, जब भी मैं किसी नई जगह पर पहुंचती हूं तो मुझे भविष्यवाणी करने की आदत है। अभी अभी मैंने इस लक्ष्य क्षेत्र के षटकोण गोशियांक का पता लगाने की कोशिश की और परिणाम खून जैसा लाल रंग था, जिसका मतलब है कि यहाँ निश्चित रूप से कुछ बुरा होने वाला है। अगर हम यहाँ रुके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। ये शब्द सुनते ही लड़कियां तुरंत घबरा गईं। वे जानती थीं कि शेन शिंग के पास झूठ गढ़ने का कोई कारण नहीं था। वे चाय की चुस्की ले रही लिनफी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुमने अभी ठीक से पैर भी नहीं रखे हैं और भागने की सोच रहे हो। क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं है? इसके अलावा मुझे लगता है कि यह जगह काफ़ी अच्छी है। कुछ विकास के साथ यह एक दीर्घकालिक आधार के रूप में काम कर सकती है। फिर उसने शेन शिंग की ओर देखा और कहा, तुम्हारी भविष्यवाणी शायद उतनी सटीक नहीं है। मुझे लगता है कि आप अभी पूरी ताकत नहीं लगा सकते। शेन शिंग स्तब्ध रह गई, फिर उसने कड़वाहट से सिर हिलाया। सचमुच, जैसा कि लिनफी ने कहा था, उसका शरीर अब उसे स्वतंत्र रूप से भविष्यवाणी करने की अनुमति नहीं देता था। अपनी धातु शक्ति का लगातार इस्तेमाल करते करते वह लगभग पूरी तरह थक चुकी थी। अगर शेन लिंगिन लगातार उसकी देखभाल न करती तो शायद वह आधे रास्ते में ही मर जाती। लिनफी मुस्कुराए और बोली, तो इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। चूंकि हम यहाँ हैं तो क्यों ना हम यहाँ घर जैसा महसूस करें। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शेन शिंग लिनफी से निकलने वाले आत्मविश्वास को महसूस कर सकती थी, एक ऐसी आभा जिसमें मेरे अलावा और कौन और मेरे साथ अजय का भाव था, जिसने धीरे धीरे उसके घबराए हुए दिल को शांत कर दिया।
लिनफी ने उसे किसी हमउम्र युवक की तरह नहीं बल्कि एक बुजुर्ग के स्थिर व्यवहार का एहसास कराया। इससे शेन शियिंग का दिल थोड़ा धड़क उठा और उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। उसके बगल में बैठी शेनलिंगिन ने मेज पर अपने हाथों पर अपना सिर टिका लिया, मानो उसकी आंखों से तारे फूट रहे हों। हुआंग झेनझेन ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रुवान कियू और हुआंग रुआई ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, दोनों की आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। क्लिक क्लिक क्लैक, ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज़ नीले पत्थर की पटिया पर गूंजती हुई धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। कुछ ही देर में आंगन का दरवाजा खुल गया और सब लोग मुड़कर देखने लगे, उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर आने वाली महिला धधकती आग की तरह थी, उसकी त्वचा बर्फ जैसी थी और उसके लहराते कदम मनमोहक थे। लिनफी ने हैरानी जताते हुए कहा, यह तो वाकई कमाल है। सूनान भी अंदर आते ही थोड़ी हैरान रह गई। इतनी सारी खूबसूरत हसीनाएं कैसे हो सकती हैं? हुआंग रुई के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और वह आगे बढ़कर उसका अभिवादन करते हुए बोली, नानन। तब सूनान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका चेहरा खिल उठा, रुई। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ ऐसे थाम लिया जैसे पुराने दोस्त जो सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हों और एक दूसरे को छोड़ना न चाहते हों। हुआंग रुई ने उसे लिनफी और अन्य लोगों के पास खींचकर ले गई और उसका परिचय देते हुए कहा, यह मेरी प्यारी बहन सूनान है। झेन झेन, तुम्हें उसे आंटी नान कहना चाहिए। आंटी नैन, आंटी नैन, आंटी नैन, आप बहुत खूबसूरत हैं। हुआंग झेन और शेन परिवार की बहनों ने एक एक करके उनका अभिवादन किया। सूनान ने फूल की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम नन्ही सुंदरियां भी बड़ी होकर खूबसूरत युवतियां बन गई हो। अभी तक तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? क्यों ना आंटी नान तुम में से कुछ को मिलवा दें? हुआंग झेन ने अजीब तरह से हाथ हिलाए। सूनान द्वारा उन शमाते का परिचय कराने की आशंका से ही वह काम उठी। शेन परिवार की बहनों की भी यही भावना थी। रुवान कियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन नान, बहुत दिनों बाद मिले। सूनान दिल खोलकर हंसी, शाओ क्यूचियू, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बहुत याद करती थी, तुम इतने लंबे समय से मुझसे मिलने नहीं आए। क्या अब मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ? रुवान कियू ने अपने माथे से बालों की एक लट हटाई, उसकी मुस्कान मनमोहक थी। दरअसल रुवान कियू और सूनान के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन सूनान फिर भी बहुत उत्साहित थी, जिससे पता चलता है कि वह एक मिलनसार व्यक्ति थी। आखिरकार इतने बड़े लक्ष्य दायरे के साथ सामाजिक चिंता से ग्रस्त कोई व्यक्ति इसे दौड़ नहीं सकता। सुंदरियों के समूह का परिचय कराने के बाद सूनान की निगाह वहां मौजूद एकमात्र पुरुष पर पड़ी। रूही, ये सुंदर युवक कौन है? जब सूनान ने लिनफी की पहचान के बारे में पूछा तो हुआंग रुई अवाक रह गई। लिनफी के साथ उसका क्या रिश्ता था? प्रेमी प्रेमिका, प्रेमिका, ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई भी नहीं। जब लिनफी ऐसा करती थी तो उसे अच्छा लगता था जब वह उसे मास्टर कहकर बुलाती थी। क्या उसे उसका परिचय इसी तरह कराना चाहिए था? क्या ये सरासर पागलपन नहीं होगा? रुवान कियू और हुआंग झेन को भी बोलने में मुश्किल हो रही थी। शेन परिवार की बहनों को अचानक माहौल में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। आखिर हो क्या रहा था? लिनफी ने हुआंग रुई की ओर देखा, जो अपनी हंसी रोके रखने के कारण फूट फूट कर रोने वाली थी, और दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मेरा नाम लिनफी है और मैं उसका पति हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, अध्यक्ष सु। कृपया मेरा ख्याल रखें। बूम! वहां मौजूद 6 महिलाओं के दिमाग में एक साथ बिजली सी कौंध गई और उनकी 6 खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। हुआंग झेन और रुवान कियू को लिनफी से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि लिनफी उन्हें सिर्फ खिलौनों की तरह समझती है। हुआंग रुई भी बेहद हैरान थी। लिनफी, उसने सचमुच कह दिया कि वह मेरा पति है। क्या उसने मुझे पहचाना? हुआंग रुई के दिल में खुशी की एक प्रबल लहर दौड़ गई। उसका शरीर थोड़ा कमजोर महसूस हुआ, उसके पैर आपस में चिपक गए और वह बेहद भावुक हो गई। अगर उस जैसी महिला को प्रलय में राक्षसों ने निगल न लिया होता तो वह निश्चित रूप से पुरुषों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाती। लिनफी के बिना वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका भाग्य कितना अंधकार में होता। लिनफी ने उसे बचाया, उसकी क्षमता की खामी को दूर करने में उसकी मदद की, उसे अपनी क्षमता का उपयोग करना सिखाया और झेन को बचाने के लिए लाशों के पहाड़ और खून के सागर को पार करने के उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वह अपने कमजोर शरीर से इन असंख्य कार्यों का कर्ज कैसे चुका सकती थी? वह एक मजबूत महिला थी और उसने कभी महसूस नहीं किया था कि उसके जीवन में पति शब्द कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब लिनफी के एक शब्द पति ने हुआंग रुई की भावनाओं को पूरी तरह से जगा दिया। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबकी निगाहों के सामने हुआंग रुई ने खुद को लिनफी के आलिंगन में झोंक दिया। धन्यवाद, धन्यवाद पतिदेव। लिनफी भी थोड़ी हैरान थी। क्या यह महिला पागल थी? वह कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, अच्छे से रहना। इतने सारे लोग देख रहे हैं। रोना और सिसकना कैसा लगता है?
सूनान ने हुआंग रुई और लिनफी को एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए देखा और थोड़ा असमंजस महसूस किया। रुई, क्या उसका कोई पति नहीं है? लेकिन यह निश्चित रूप से लिनफी नहीं है। लिनफी 24 या 25 साल के युवक जैसा दिखता था, जबकि हुआंग रुई लगभग 40 वर्ष की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता था। हालांकि उसके पास कुछ कौशल हो सकते हैं, लेकिन यह अधिक संभावना है कि उसने प्रलय आने के बाद हुआंग रुई का दिल जीत लिया था। सूनान लोगों के व्यक्तित्व को परखने में माहिर थी और जानती थी कि हुआंग रुई किस तरह की महिला थी। इसलिए लिनफी की क्षमताओं के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। उसे उन दोनों के बीच की गपशप सुनने की भी थोड़ी बेचैनी होने लगी। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वह चुगली करने वाली का चेहरा नहीं दिखा सकती थी। धिक्कार है, ये बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। रुवान कियू उन दोनों को गले मिलते हुए देखकर हुआंग रुई के लिए खुश तो थी, लेकिन थोड़ी निराश भी थी। शेन परिवार की बहनें बेंच पर बैठी थीं, एक एक करके दूसरी को देख रही थीं और सोच रही थीं, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? हुआंग रुई जानती थी कि उसने अपना संयम खो दिया है और उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला, अपने आंसू पोंछे और धीरे से लिनफी के आलिंगन से खुद को मुक्त कर लिया। आज रात मेरा इंतजार करना, पतिदेव, लिनफी के कान में धीरे से फुसफुसाने के बाद उसने तुरंत खुद को संभाला। वाकई, अनुभवी महिलाएं भावनाओं को संभालने में अधिक स्थिर होती हैं। माहौल थोड़ा असहज देखकर सूनान ने 2 बार खांसा और हंसते हुए कहा, खैर, चूंकि हम हजारों मील दूर से मिलने के लिए नियति से बंधे हैं, इसलिए मैं बाद में आप सभी के लिए एक स्वागत भोज तैयार करूंगी। सभी को अवश्य आना चाहिए। हुआंग रुई ने उसका हाथ खींचते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इतनी परेशानी उठाने और सामान बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सूनान ने कोहनी से उसे हल्का सा धक्का दिया और कुछ गर्व से कहा, हमारा कैसा रिश्ता है? तुम मेरे इलाके में आए हो, मैं तुम्हें कैसे कष्ट सहने दे सकती हूँ? बस शांति से बैठ जाओ। जब तक मरकरी टारगेट रेंज यहाँ है, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। हालांकि उन्होंने यह बात कुछ हद तक मजाक में कही थी, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास भी झलकता है। उसे लगा था कि लिनफी भावुक हो जाएगा, लेकिन वह पत्थर की तरह लग रहा था, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। क्या वह आत्मविश्वासी था या फिर बिल्कुल अनजान? सूनान उसे जितना कम समझ पा रही थी, उसके बारे में उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वह सचमुच उसे खोलकर देखना चाहती थी कि उसके अंदर क्या है। इसके बाद सूनान ने बातचीत के दौरान उन्हें मरकरी टारगेट रेंज की सामान्य स्थिति से अवगत कराया। वर्तमान में यहाँ लगभग 50 लोग हैं, जिनमें से 30 शमाटे हैं जो टारगेट रेंज के कर्मचारी हैं और खुद को प्योर लव सोसाइटी कहते हैं। बाकी 20 लोगों में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो सर्वनाश शुरू होने के समय टारगेट रेंज में मौजूद थे, और बाकी लोग शरणार्थी हैं जो यहाँ आए हैं। शहर से कुछ भाग्यशाली लोग बच गए हैं और ग्रामीण इलाकों से कुछ लोग बच गए हैं। बाहर की उस मिट्टी की दीवार का क्या? वह कृत्रिम रूप से तो नहीं बनाई गई होगी? लिनफी ने पूछा। सूनान ने उसकी तरफ एक नज़र डाली। इस आदमी के सवाल काफ़ी पेचीदा थे। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया था, लेकिन आम लोगों द्वारा नहीं। क्या आप क्षमताओं के बारे में जानते हैं? हुआंग रुई ने उसकी ओर देखा, फिर उसकी उंगलियों पर पानी की एक पारदर्शी गेंद प्रकट हुई। हाँ, मुझे पता है। सूनान की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। रुई, तुम्हारे पास सच में कोई क्षमता है? हे भगवान! वह खुद को कोसने से नहीं रोक सकी, क्योंकि उसे उतना ही झटका लगा जितना ये जानकर कि हुआंग रुई को एक युवा पति मिल गया है। लेकिन फिर उसने जल्दी से हुआंग रुई को अपनी क्षमता वापस लेने के लिए कहा, रुई, तुम इस क्षमता का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हें पता नहीं, बहुत सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करने से लोगों की जान भी जा सकती है। लिनफी ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। अध्यक्ष सू, आपको क्षमताओं के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? क्या आप भी किसी क्षमता का उपयोग करती हैं? सूनान ने उसकी ओर देखा और आह भरी। मैं किसी विशेष क्षमता का उपयोग करने वाली नहीं हूँ। ये सब मेरे अधीनस्थों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पता लगाया है। मिट्टी की वह दीवार जिसे आपने देखा, उसे प्योर लव सोसाइटी के किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जिसने पृथ्वी को वश में करने की क्षमता को जागृत किया था। हुआंग रुई ने पूछा, तो फिर वे कहाँ हैं? सूनान ने सिर हिलाते हुए कहा, वे मर गए। जैसा कि हम शुद्ध प्रेम समाज में कहते हैं, उन्होंने अपने भाइयों के लिए स्वयं को बलिदान करके एक सार्थक मृत्यु प्राप्त की। सब लोग चुप हो गए। चाहे वो हुआंग रुई की माँ और बेटी हो और रुवान कियू हो, जिनकी कमियां दूर हो चुकी थीं, या शेन परिवार की बहनें हों, जिनकी कमियां दूर नहीं हुई थीं, सभी को निराशा का अनुभव हुआ। शेन शियिंग को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। इससे पहले उसने केवल हुआंग जेनजेन के वृतांत सुने थे और उसने प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु की ओर ले जाने वाली शक्तियों के आतंक का अनुभव नहीं किया था। अब सूनान के मुंह से निकली कहानी ने उसे पूरी तरह जगा दिया। उसने अपने बगल में बैठी शेन लिंगिन को देखा और फिर लिनफी को। उसकी आंखों में मौजूद झिझक पूरी तरह गायब हो गई, उसकी जगह दृढ़ संकल्प और निश्चय ने ले ली।
उसके बगल में खड़ी हुआंग झेनझेन ने उसके चेहरे के भावों को देखा और उसके दिल में छिपा छोटा शैतान अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। उसने अपना त्रिशूल उठाया और बेतहाशा नाचने लगी। हुआंग रुई ने सू नान का हाथ थपथपाया। सू नान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कम से कम उन्होंने अपने भाइयों के लिए अच्छा प्रदर्शन तो किया। हर किसी को दूसरों के लिए चमकने का मौका मिलता है। शायद वह आप हों, शायद मैं, बस अभी वह समय नहीं आया है। लालिमा लिए सूरज जंगल में समा गया और तारों से भरा आकाश असीम शांति से जगमगा उठा। मर्करी टारगेट रेंज के खुले शिविर स्थल पर एक अलाव जल रहा था और रंगीन बालों वाले शमाटे युवाओं का एक समूह जयकार कर रहा था। हा 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 हा, पियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे 7 छक्कों से खोलने की, कमीने। अरे बूढ़े कमीने, तेरे पास तो एक छक्का भी नहीं है और तू 7 छक्के लगाने की हिम्मत कैसे करता है, कमीने। चलो चलो, चलते रहो। उनके बगल में गोल मेज पर कुछ जमे हुए और वैक्यूम सील्ड खाद्य पदार्थ रखे थे। वैक्यूम के कारण इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, जिससे ये सभी के पसंदीदा बन गए थे। लिनफी मेज पर रखे हुए भुने हुए बत्तख के पैर, जुए हुई बत्तख की गर्दन और ठंडे में पकाए गए खरगोश को देखती हुई सोच में डूबी हुई थी। राष्ट्रपति सू ने हाथ से काटे गए खरगोश के मांस से भरा एक थैला फाड़ा और आधा हुआंग रुई के कटोरे में डाल दिया। आओ, इस स्वादिष्ट जिगोंग स्नैक को चखो, यह मेरा पसंदीदा है। अरे सब लोग कृपया खाना खाएं, संकोच न करें, चिंता न करें, हमारे पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में सामान है। लिनफी खड़ी हुई, शेन शियिंग के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दोनों अलाव की ओर चल पड़े। राष्ट्रपति सू ने हैरानी से पूछा, क्या उन्हें भूख नहीं लग रही है? हुआंग रुई का चेहरा अजीब सा था। उसने अपने कटोरे से ठंडे खाए हुए खरगोश का एक टुकड़ा उठाया और उसे बड़े चाव से अपने मुंह में डालकर उसका स्वाद लिया। मांस थोड़ा सख्त है, लंबे समय तक सेवन करने से पोषण की कमी हो सकती है। राष्ट्रपति सू ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई विकल्प नहीं, कच्चा मांस पूरी तरह सड़ चुका है, खाने लायक नहीं है। इन्हें पहले से ही प्रीमियम माना जाता है। हुआंग रुई ने रहस्यमय ढंग से कहा, तो क्या आप पका हुआ खाना खाना चाहते हैं? राष्ट्रपति सू स्तब्ध रह गए, फिर यादों में खोते हुए बोले, मैं क्यों नहीं। मेरा हॉट पॉट, मेरा बारबेक्यू, मेरी तली हुई सीखें, मेरे हैमबर्गर, हाय, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने जीवन काल में कभी इन स्वादिष्ट व्यंजनों को फिर से खा पाऊंगा। अगर मुझे बस एक बार और इनका स्वाद चखने का मौका मिल जाए तो मैं वहीं मर जाने को भी तैयार हूं। जैसे जैसे वह बोलती गई, राष्ट्रपति सू की स्वाद कलिकाएं और अधिक असहज होती गईं। उनका मन कर रहा था कि वे बारबेक्यू ग्रिल को चाट लें। हे भगवान, आखिर ये बला है क्या? ये क्या बकवास है? अचानक अलाव के पास बैठे शमाते के युवकों ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। उनकी निगाहें अलाव के पास खड़े 2 लोगों पर टिकी हुई थीं। शेन शियिंग नीचे झुक गई, उसके हाथ जमीन पर टिके हुए थे। जैसे ही उसकी शक्ति सक्रिय हुई, मिट्टी में मौजूद धातु तुरंत बाहर निकली और अलाव के ऊपर एक विशाल लोहे का रैक बन गया। ये बिल्कुल एक बड़े बारबेक्यू ग्रिल जैसा दिखता था। आग की रोशनी में उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। लिनफी ने उसे उठने में मदद की और कहा, बस करो, थोड़ी देर आराम कर लो। शेन शियिंग ने सिर हिलाया, फिर गोल मेज पर लौटकर बैठ गई। राष्ट्रपति सू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। शी यंग, तुम भी एक क्षमता का उपयोग करने वाली हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शेन शियिंग के बगल में शेन लिंगिन के हाथ पर एक हल्की हरी रोशनी दिखाई दी और फिर शेन शियिंग के चेहरे की रंगत धीरे धीरे सुधरने लगी। राष्ट्रपति सू की आंखें फटी रह गईं। वह अब शांत नहीं रह सकीं। उन्होंने शेन परिवार की बहनों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों बहनें विशेष क्षमताओं का उपयोग कर सकती हो। उसने हुआंग रुई की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखें मानो पूछ रही थीं कि क्या उसे कुछ भ्रम हो रहा है। लेकिन हुआंग रुई ने अपनी मुस्कान को दबा लिया और धीरे से सिर हिलाया। मैं पागल हो रहा हूं। तो इस कार में बैठे अधिकांश लोग दिव्यांग हैं। ये तो हद से ज्यादा चौंकाने वाली बात है। जैसे ही राष्ट्रपति सू को लगा कि उन्होंने इस कार में बैठे लोगों की पृष्ठभूमि का पता लगा लिया है, तभी पास से एक के बाद एक और भी भयावह आवाजें सुनाई देने लगीं। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि लिनफी ने अपना हाथ हिलाया और देखते ही देखते विशाल बारबेक्यू ग्रिल ताज़ा काटे गए गोमांस और भेड़ के मांस से भर गई। उसकी जल शक्ति लगातार उसके हाथ में घूमती रही, जिससे कच्चे मांस से खून धुलता रहा। फिर मांस पर तरह तरह के मसाले डालकर उसे मैरिनेट किया गया। नीचे जल रही आग तेजी से धधक रही थी और सुनहरी चर्बी झट से बहने लगी। हल्की हवा चली और देखते ही देखते उसकी सुगंध पूरे खुले शिविर स्थल में फैल गई। शमाते के युवकों की आंखें चमक उठीं और कुछ के मुंह से लार टपकने लगी। हे भगवान, माँ, मैंने क्या देखा? जंगली बारबेक्यू। हे भगवान, अगर मुझे बस एक निवाला मिल जाए तो मैं तुरंत हैंडस्टैंड कर लूंगी और मुझे दस्त हो जाएंगे। भीख मांगना बंद करो। यहाँ कौन सा भाई ऐसा नहीं कर सकता? क्या वो बड़ा भाई जादू के करतब दिखाता है? ये मांस कहाँ से आया? ये तो एकदम ताज़ा है। क्षमता, ये तो कोई क्षमता ही होगी।
ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने उपन्यासों में पढ़ी है। इस सज्जन के पास तो अंतरिक्ष से जुड़ी कोई विशेष क्षमता होनी चाहिए। तो फिर ये क्या बकवास है? हे भगवान, भाई, क्या तुम्हें अभी भी किसी चमचे की जरूरत है? शमाते जनजाति के युवकों का एक समूह अलाव के चारों ओर उन्मादपूर्वक नाच रहा था और भोजन मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्यक्ष सू स्तब्ध थीं। उन्होंने यंत्रवत रूप से कोला पी रही रुवान कियू की ओर मुड़कर कहा, शाओ कियू, तुम अपनी बड़ी बहन को ये तो नहीं बताओगी कि तुम्हारे पास भी कोई क्षमता है? रुवान कियू ने मुंह बनाया और दूसरे हाथ से कोला की बोतल को पोंछा और फिर उसके हाथ में कोला की एक वैसी ही बोतल प्रकट हो गई। क्लिक। राष्ट्रपति सू स्तब्ध रह गईं, वह पूरी तरह से टूट गईं। क्या सेना ने यह नहीं कहा था कि विशेष क्षमताओं वाले लोग बेहद दुर्लभ होते हैं? फिर अचानक इतनी सारी क्षमता वाले लोग एक साथ कैसे आ गए? लोगों से भरी यह गाड़ी आसमान के नियमों के खिलाफ जा रही है। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति सू आंखों में आंसू लिए सुगंधित बारबेक्यू खा रही थीं। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनके पास कुछ और लोग क्यों नहीं थे। उनकी जीभ लगभग निगलने वाली थी। स्वादिष्ट, ओह हो, सचमुच स्वादिष्ट। सभी ने तब तक खाना खाया जब तक उनके चेहरे तेल से चमकने लगे और उन्हें अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव हुआ। शमाते के युवकों ने तुरंत लिनफी के साथ भाईचारे की शपथ लेने और उसे अपना बड़ा भाई मानने की इच्छा जताई, जिससे वह एक ही समय में हंसने और रोने लगा। कुछ समय के मेलजोल के बाद इस समूह के लोगों के बारे में उनकी धारणा बदल गई। वे महज साधारण लोग थे जो अपरंपरागत थे, बस दूसरों द्वारा गलत समझे गए थे। राष्ट्रपति सू ने अपने सामने बैठी लिनफी को नाराजगी भरी नजरों से देखा। छोटे लिनफी, इतना खाने के बाद क्या आपके भंडार इसे संभाल पाएंगे? राष्ट्रपति सू ने उत्सुकता से पूछा। हुआन रुआई द्वारा परोसे गए आयातित बारबेक्यू का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद लिनफी ने अपना मुंह पोंछा और शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम इस तरह से 1000 या 800 बार भी खाएं तो शायद इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। राष्ट्रपति सू शांत नहीं रह सके। अगर यह सच था तो लिनफी का व्यक्तिगत मूल्य अकल्पनीय हद तक भयावह हो जाएगा। सर्वनाश के समय भोजन सबसे दुर्लभ वस्तु थी। सर्वनाश से पहले का सारा मांस पहले ही दिन सड़ गया था और सब्जियां तो खाई जा सकती थीं, लेकिन हर भोजन में केवल सब्जियां खाकर कौन गुजारा कर सकता था? मंदिरों के मठाधीशों को भी महीने में एक बार मांस खाना पड़ता था, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए राष्ट्रपति सू जानती थीं कि लिनफी का आगमन एक अवसर है और वह शायद उनके साथ कुछ सामानों का आदान प्रदान कर सकेंगी। छोटी लिनफी, बॉस लिन, इस विनम्र महिला की एक अनुचित विनती है, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? राष्ट्रपति सू ने हुआन रुआई को दरकिनार कर दिया और एक आकर्षक मुद्रा में वह लिनफी के करीब झुक गईं, खुद को नीचे झुकाकर उनके कंधे से लिपट गईं और मोहक ढंग से बोलने लगीं। हुआन रुआई नाखुश नहीं थी, बल्कि उसे मन ही मन थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी। लिनफी का आकर्षण जितना अधिक था उतना ही यह साबित हो रहा था कि उसका चुनाव सही था। रुवान कियू पहले ही हुआंग जेनजेन और शेन लिंगिन को लेकर घूमने निकल गया था और केवल थोड़ी अस्वस्थ शेन शियिंग को ही पास में खोई खोई सी स्थिति में छोड़ गया था। वह कभी कभी लिनफी की ओर देखती थी, उसके मन में क्या चल रहा है यह अज्ञात था, और उसके थोड़े पीले सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी देखी जा सकती थी। लिनफी कुर्सी पर बैठ गया। उससे लिपटी हुई प्रेसिडेंट सू को देखकर उसने अपने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी बांह मोड़ी और उसे अपने सामने गले लगा लिया। राष्ट्रपति सू अचानक उनकी गोद में गिर पड़ीं। उनकी ऊंची कमर वाली शाम की पोशाक के चीरे से उनकी गोरी त्वचा पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। अचानक एक पुरुष द्वारा पकड़े जाने पर राष्ट्रपति सू का कोमल शरीर कांपने लगा। उन्होंने 10 साल से अधिक समय से किसी पुरुष को स्पर्श नहीं किया था और शारीरिक रूप से उन्हें कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ, लेकिन उसने ये सब सहन किया। सामान जुटाने के लिए, अपने पीछे आने वाले नन्हे मुन्नों के समूह के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। लिनफी ने उसकी आंखों में कुछ संघर्ष देखा और शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर झुक गई। राष्ट्रपति सू का यह अभद्र अनुरोध काफी भावुक है, और हाँ, मैं छोटी भी नहीं हूँ। लिनफी को सू नान के मन में चल रही गणनाओं की पूरी जानकारी थी। दुर्भाग्य से वह उस तरह का इंसान नहीं था जो किसी महिला को देखकर अपना संतुलन खो बैठता। अगर वह उसके हाथों में मौजूद सामान चाहती थी तो उसे मिल सकता था, लेकिन बदले में उसे कुछ ऐसा देना पड़ता जो उसे लुभा सके। दुर्भाग्यवश इस स्तर पर आम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें सौदा स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके। अगर सू नान खुद को बदले में देना भी चाहती तो वह उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन मवेशियों और भीड़ों के बराबर ही देता, इससे ज्यादा 1 इंच भी नहीं। सू नान ने शालीनता से लिनफी का हाथ हटाया, उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और स्नेहपूर्वक कहा, बॉस लिन, आपके पास जो सामान है उसे हासिल करने के लिए किस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी? लिनफी के होठों पर मुस्कान आ गई। सामान का व्यापार करना तो बिल्कुल असंभव नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे लुभाने के लिए कुछ पेशकश कर सकते हैं? सू नान ने संकोच से पूछा, बंदूकें? आखिर ये एक निशानेबाजी का मैदान है, यहाँ लगभग सभी प्रकार की बंदूकें मिल सकती हैं।
लिनफी ने उंगली हिलाते हुए कहा, बंदूकें और गोला बारूद मेरे लिए लाओगानमा की एक बोतल के बराबर भी नहीं हैं। कोई सौदा नहीं। सूनान की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ठीक है, बंदूकों के अलावा मुझे डर है कि मेरे पास देने के लिए और कुछ खास नहीं है। लगता है कि इस साधारण महिला और बॉस लिन का अलग होना तय है। वह उठने लगी, लेकिन लिनफी ने उसे रोक लिया। मुझे अजीबोगरीब चीज़ों में दिलचस्पी है। जितनी अजीब होती हैं, उतना ही मुझे वे पसंद आती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ या खबर है जो तर्क से परे हो, तो मुझे उसे साझा करने में बहुत खुशी होगी। ओह, और हाँ, मुझे राष्ट्रपति सू में भी बहुत दिलचस्पी है। सूनान ने भौहें चढ़ाईं, इसलिए नहीं कि लिनफी उसे चिढ़ा रही थी, बल्कि इसलिए कि लिनफी ने अजीब चीज़ों के बारे में जो कहा था, उससे उसे कुछ याद आ गया। बॉस लिन, मुझे लगता है कि मेरे पास वाकई वही अजीब खबर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लिनफी की आंखें चमक उठीं, उसने अपना चंचल स्वभाव छोड़कर गंभीरता से कहा, क्या ऐसा है? तो फिर मुझे बताओ, क्यों नहीं? बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ देर सोचने के बाद सूनान ने कहा, मुझे इस खबर की सही सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बॉस लिन को इस काम की अच्छी जानकारी होगी। अगर बाद में आप इस खबर को झूठा साबित कर दें, तो समझ लेना कि मैंने एक दोस्त बना लिया है। अगर यह सच है, तो आप तय कर लेना कि आगे क्या करना है। बोलते हुए उसने अपने बगल में बैठी हुआन रुई की ओर देखा और कहा, मुझे बॉस लिन के चरित्र पर भरोसा है। लिनफी मुस्कुराया, यह महिला वाकई चतुर थी। उसने न तो उसे नाराज किया और न ही कोई अनुचित मांग रखी। जैसा कि उम्मीद थी, सभी बॉस चतुर होते हैं। हाँ, अच्छा है, राष्ट्रपति सू एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे भी कंजूस नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, चाहे खबर उपयोगी हो या न हो, मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा। आखिरकार, मैं भी राष्ट्रपति सू को अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। जब लिनफी बातें कर रही थी और हंस रही थी, तो उसका बड़ा हाथ उसकी गोरी त्वचा को सहला रहा था। उसे कुछ हद तक प्रलोभन महसूस हो रहा था। सूनान ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां धीरे से उसकी हथेली पर फिराईं और मोहक मुस्कान के साथ कहा, तो बॉस लिन, कृपया एक पल रुकिए। इतना कहकर वह उठी और शमाते युवक की ओर चल पड़ी। चेन डोंग, जाओ और अंकल फू को ढूंढो। लानमाओ चेन डोंग ने बिना किसी झिझक के अपनी आधी पी हुई बियर नीचे रख दी। लानमाओ लू जियांगशी भी उत्साहपूर्वक उसके पीछे पीछे चलीं। कुछ ही देर में वे दोनों जल्दी से वापस लौटे और अपने साथ एक 60 वर्षीय व्यक्ति को भी ले आए। राष्ट्रपति महोदय, अंकल फू यहाँ हैं। बातचीत के बाद वे दोनों बहुत सोच समझकर वहां से चले गए। अंकल फू का चेहरा सांवला था और उन्होंने सादे कपड़े पहने थे। पहली नज़र में वे एक ईमानदार, सीधे सादे किसान की तरह दिखते थे। सूनान ने एक स्टूल आगे बढ़ाते हुए अंकल फू से कहा, अंकल फू, जल्दी से आकर यहाँ बैठ जाए। अंकल फू ने झट से दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। ये बूढ़ा आदमी तो बस खड़ा रह सकता है। सूनान मुस्कुराए और उसे खींचकर मेज के पास बैठा दिया। अंकल फू बहुत चिंतित थे। उसके मन में सूनान उनके युग के स्थानीय सम्राट के समान थी, एक ऐसी शख्सियत जिसे नाराज नहीं किया जा सकता था। सूनान ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने लिनफी की ओर देखा और कहा, बॉस लिन, मैंने जिस खबर का जिक्र किया है, वह अंकल फू से संबंधित है। आप उनसे इसके बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं। लिनफी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। किसी किसान से जुड़ी कोई अजीब खबर होना दुर्लभ था। अंकल फू, प्रलय आने के बाद क्या आपने कुछ अजीब देखा है? बेशक, उन लोगों को छोड़कर जो राक्षस बन गए। लिनफी का सवाल सुनकर अंकल फू को मानो कोई भयानक घटना याद आ गई और उनकी धुंधली आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, अरे, आप कहते हैं कि ये दुनिया वाकई अजीब है। मुझे नहीं पता कि हमने कौन से पाप किए हैं जिनके लिए हमें स्वर्ग की सजा मिल रही है। मैं उस पहाड़ी घाटी में स्थित हुईक्वान गांव का एक स्थानीय किसान हूँ। हमारे गांव के बगल में एक छोटी नदी बहती है जो पीढ़ियों से हमारा पालन पोषण करती आ रही है। उस दिन दोपहर में मैंने खेतों में काम खत्म कर लिया था और अपने पैर धोने के लिए नदी पर गया था, ये सोचकर कि खाली समय में एक सूखा केक खा लूंगा। अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे मैं इतना डर गया कि मैं जान बचाकर भागने लगा। मैं हैरान भी था और मुझे यह अजीब भी लगा, इसलिए मैंने कारण जानने के लिए नदी के बहाव के साथ साथ पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। मैं ये देखना चाहता था कि क्या हो रहा है, ताकि फसलों को बाढ़ से बचाया जा सके। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और छोटी नदी के उद्गम स्थल की ओर भागा, जहां पहले से ही बाढ़ आ चुकी थी और चट्टानें भी दिखाई दे रही थीं। हमारे गांव में एक कहावत है कि जब पानी बढ़ता है तो पत्थर डूब जाते हैं, और जब अजीबोगरीब चीजें चलती हैं तो आत्माएं हरकत में आ जाती हैं। जब मैंने पानी में डूबे हुए उन विचित्र आकार के पत्थरों को देखा, जिनमें से प्रत्येक से एक अजीब काली रोशनी निकल रही थी, तो मैं वहां रुकने की हिम्मत कैसे कर सकता था। मैं जितनी तेजी से हो सकता था घर भाग गया। वे पत्थर आत्माएं बन गए होंगे और उपद्रव मचाने के लिए बाहर आ रहे हैं। ये सुनकर सबको कुछ कुछ समझ आ गया।
अंकल फू ने जिन विचित्र घटनाओं का जिक्र किया था वे अचानक पानी के स्तर में वृद्धि और भूस्खलन के बाद उभरे ऊबड़-खाबड़ विचित्र पत्थरों से संबंधित थीं। हुआन रुई ने भौहें चढ़ाईं। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें अजीब क्या है। पत्थर आत्मा बन जाते हैं, ये कैसी पुरानी अफवाह है। सूनान ने लिनफी की ओर देखा और उसके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। अब वह समझ गई थी कि इस समूह में सभी लोग नेतृत्व के लिए लिनफी की ओर देख रहे थे। लिनफी ने अंकल फू की तरफ देखा। उनके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब था कि पानी का अचानक बढ़ना और पहाड़ से अजीब पत्थरों का निकलना वास्तविक था। हे दिलचस्प। राष्ट्रपति सू, बधाई हो, इस खबर ने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है। एक बार जब मैं मामले की जांच कर लूंगा तो इनाम स्वाभाविक रूप से छोटा नहीं होगा। सूनान खुशी से झूम उठी। उसने माना कि उसने जोखिम उठाया था, लेकिन क्या उसने सही जोखिम नहीं उठाया था? कोई बात नहीं बॉस लिन, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको कर्मचारियों की जरूरत हो तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। लिनफी मुस्कुराए और बोली, ठीक है, अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगी। भोज समाप्त हुआ और दोनों पक्ष काफी संतुष्ट थे। लिनफी विशाल अतिथि कक्ष में अकेली लेटी हुई थी और अंकल फू द्वारा वर्णित विचित्र घटनाओं पर विचार कर रही थी। हालांकि वे तत्वमीमांसा के एक अनुभवी शोधकर्ता नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके प्रति उत्साही थे। अंकल फू के वर्णन से यह बात स्पष्ट है कि यह एक विचित्र घटना थी जो काल्पनिक तत्वों से भरी हुई थी। उसी समय लिनफी के मन में एक शब्द कौंधा, आत्मा बनना। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्र की स्थापना के बाद आत्माओं को जन्म लेने की अनुमति नहीं थी। ड्रैगन साम्राज्य में तो ड्रैगन निवारण जांच दल और ड्रैगन वध दस्ते भी थे, जिन्हें विशेष रूप से उन चीजों से निपटने का काम सौंपा गया था जो कानूनों का उल्लंघन करती थीं और स्वर्ग को चुनौती देकर आत्मा बनने का साहस करती थीं। प्रलय के आगमन ने शायद इन आत्माओं को एक अवसर भी दिया होगा। यही कारण है कि हुईक्वान गांव में जल स्रोत अचानक बढ़ गया और वे अजीब पत्थर जो आमतौर पर केवल 1 मिलीमीटर हिलने की हिम्मत करते थे, अविश्वसनीय रूप से भव्य हो गए। उनका अनुमान सही था या नहीं, ये जानने के लिए उन्हें समय निकालकर खुद जाकर देखना होगा। अपना सिर हिलाते हुए लिनफी यही सोच रहा था कि आज रात वह किसका कार्ड पलटेगा। तभी क्लिक की आवाज आई और दरवाजे का हैंडल घूम गया। अतिथि कक्ष में बत्ती न होने के कारण अंधेरा था। खिड़की के बाहर धुंधली तारों की रोशनी में एक काली आकृति अचानक दरवाजा खोलती हुई, चुपचाप अंदर जाती हुई और फिर धीरे से दरवाजा बंद करती हुई दिखाई दी। वह दबे पांव कमरे का जायजा लेने के बाद दबे पांव बिस्तर की ओर बढ़ा। कोमल हाथों की एक जोड़ी धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ी, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वो कहाँ है? मैंने उसे अंदर आते हुए साफ देखा था। एक कोमल चिपचिपी फुसफुसाहट उठी जो भ्रम से भरी हुई थी। अचानक एक बड़ा हाथ उसके कंधे पर रखा गया, जिससे वह लगभग चीख पड़ी। लिनफी ने उसे घुमाया और उसके बेदाग चेहरे को नीचे देखते हुए थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। मुझे लगा था कि यह तुम्हारी बहन होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे। अंधेरे में उसके कमरे में प्रवेश करने वाली शेन लिंगिन थी, जो शेन परिवार की बहनों में सबसे छोटी बहन थी। इस समय लिनफी के इतने करीब से उसे देखने के कारण उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने घबराते हुए समझाया, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरी बहन बहुत ज्यादा थक न जाए। अगर मेरी अपनी कमी दूर हो जाती है तो मैं अपनी बहन को ठीक करने की अपनी क्षमता का उपयोग जारी रख सकता हूं। उसके धीरे धीरे दृढ़ होते चेहरे को देखकर लिनफी आह भरे बिना नहीं रह सकी। वह सचमुच एक भोली लड़की थी। तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन वास्तविकता कठोर है। तुम्हारी उपचार क्षमता मानवीय दोषों से होने वाले घातक नुकसान को ठीक नहीं कर सकती। चाहे तुम अपनी क्षमता का कितना भी उपयोग कर लो, नियम बदलना असंभव है। तो हो सकता है कि आज रात आप कुछ बेकार का काम कर रहे हों। लिनफी ने अपने माथे से बिखरे हुए बालों को हटाया और गंभीरता से कहा। शेन लिंगिन की निर्मल आंखों में तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। उसकी निगाहें थोड़ी निराश, थोड़ी राहत भरी और यहाँ तक कि थोड़ी उम्मीद और घबराहट से भी झपक रही थीं। क्या ऐसा है? लिनफी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो अगर तुम हार मानना चाहते हो तो मैं ऐसा दिखावा कर सकती हूँ कि तुम आज रात यहाँ थे ही नहीं। शेन लिंगिन जल्दी से लिनफी के करीब झुक गई। नहीं, ऐसा मत करो। उसकी प्रतिक्रिया ने लिनफी को आश्चर्यचकित कर दिया। शेन लिंगिन ने लिनफी की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, भाई लिनफी, मैं हार नहीं मानना चाहती। खैर, ये कदम तो देर सवेर उठाना ही पड़ेगा, है ना? इसके अलावा मैंने एक बार मंदिर में शपथ ली थी कि अगर मेरी और मेरी बहन की किस्मत बदलने वाली कोई महिला होगी तो मैं उसे अपनी बहन कहूंगी। लिनफी के होठों पर मुस्कान आ गई। अगर वो आदमी हुआ तो? शेन लिंगिन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई लिनफी, आप तो बिल्कुल स्पष्ट बात पूछ रहे हैं। लिनफी दिल खोलकर हंसी और बोली, छोटी लिंगिन सचमुच एक समझदार लड़की है। आओ, बड़े भाई को एक मुस्कान दो। शेन लिंगिन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मुझे क्यों मुस्कुराना चाहिए?
लिनफी मुस्कुराई, क्योंकि जो लड़कियां हंसना पसंद करती हैं उनका भाग्य इतना बुरा नहीं होता। अंधेरे अतिथि कक्ष के अंदर सुंदर आंखों में तारे टिमटिमा रहे थे। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह शेन शियिंग अपनी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे लिए अपने कमरे से बाहर निकली। वह बेहद दुखी लग रही थी। संयोगवश बगल वाले कमरे का दरवाजा भी खुल गया और शेन लिंगिन अंदर से बाहर निकली। उनकी निगाहें मिली और शेन लिंगिन को तुरंत रंगे हाथों पकड़े जाने का अपराध बोध हुआ, लेकिन शेन शियिंग ने उसे बस एक लंबी नज़र से देखा, आह भरी और कुछ नहीं कहा। फिर लिनफी और हुआंग रुई बाहर आईं। शेन शियिंग को देखकर लिनफी मुस्कुराए और बोली, ओह सुप्रभात बहन शियिंग, क्या आपने कल रात अच्छी नींद ली? शेन शियिंग, आपने मेरे लिए ये संदेह करना बहुत मुश्किल बना दिया है कि आप स्पष्ट बात पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह आदमी दिखावा कर रहा है? शेन लिंगिन खिलखिलाकर हंस पड़ी और आगे दौड़कर शेन शियिंग को खींच कर ले गई। हुआंग रुई लिनफी के बगल में चल रही थी, अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसने कुछ चिंता के साथ शेन शियिंग की पीठ की ओर देखा और कहा, पतिदेव, क्या शियिंग की हालत थोड़ी गंभीर है? लिनफी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर वह खुद दरवाजा नहीं खोलती है तो मौत ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। हुआंग रुई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, जिसका मतलब था कि अगर शेन शियिंग पहल नहीं करती तो लिनफी उसे नहीं बचा पाती। ऐसा नहीं था कि लिनफी निर्मम थी, कभी कभी यह अच्छी बात होती थी, लेकिन हुआंग रुई नहीं चाहती थी कि उसकी इतनी खूबसूरत भतीजी उसकी आंखों के सामने मर जाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे उससे निजी तौर पर परामर्श करने का अवसर केवल मिल सकता था। समूह नाश्ता करने के लिए नीचे गया, लेकिन तभी उन्हें बाहर शोरगुल सुनाई दिया। शमाते के एक युवक को अचानक पकड़कर लिनफी ने पूछा, क्या हो रहा है? बैंगनी बालों वाले युवक ने घबराते हुए कहा, हेलो भाई लिन। बचे हुए लोगों का एक समूह प्रवेश द्वार पर आ गया है और अंदर जाने के लिए बहस कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि जिन लोगों का कोई मूल्य नहीं है उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और वे इस बात पर हंगामा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उस समूह में अधिकारियों के बच्चे भी शामिल हैं, उनके काफ़ी संपर्क हैं। इतना कहकर बैंगनी बालों वाला युवक जल्दी से प्रवेश द्वार पर मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। हुआंग रुई कुछ हैरान थी, बचे हुए लोग यातना शिविर में क्यों नहीं जा रहे हैं? वे दूर स्थित लक्ष्य सीमा की ओर क्यों भाग रहे हैं? लिनफी का लहजा थोड़ा ठंडा था, क्या तुमने अभी उसकी बात नहीं सुनी? उनमें अधिकारियों के बच्चे भी हैं, और यह निशाना लगाने का स्थान अक्सर ऐसे लोगों के लिए मनोरंजन स्थल के रूप में काम करता है। अगर उन्होंने यातना शिविर की स्थिति देखी है तो वे तुलना कर पाएंगे। यहाँ की परिस्थितियाँ वास्तव में यातना शिविर की तुलना में कहीं बेहतर हैं। साथ ही वे लोग अहंकारी हैं और विलासितापूर्ण जीवन जी चुके हैं, वे यातना शिविर के कठोर बिस्तरों को कैसे सहन कर सकते थे? लिनफी का विश्लेषण बहुत सटीक था और प्रवेश द्वार पर स्थिति वास्तव में वैसी ही थी जैसा उन्होंने वर्णन किया था। टकराना। अचानक पास ही से गोली चलने की आवाज़ आई। लिनफी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि संघर्ष और भी बढ़ सकता है। हुआंग रुई ने घबरा कर पूछा, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? लिनफी ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं। अगर सूनान इतना भी नहीं संभाल सकती तो बेहतर होगा कि इस टारगेट रेंज को किसी और को दे दिया जाए। टारगेट रेंज के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर शमाते के युवकों का एक समूह उत्तेजित था, उनकी बंदूकों के मुंह बाहर मौजूद बचे हुए लोगों की ओर तने हुए थे। धिक्कार है, तुमने मेरे भाई पर गोली चलाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कमीने। धिक्कार है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम प्योर लव सोसाइटी मिट्टी के बने हैं? लोहे के गेट के बाहर फटे हाल दुबले पतले बचे हुए लोगों के एक समूह ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनके पीछे कुछ अपेक्षाकृत अच्छे कपड़े पहने हुए युवक छिपे हुए थे, जो शमाते के युवकों पर बंदूकें ताने हुए थे। तुम्हें धिक्कार है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वांगचुआन व्हाइट बॉक्स काउंटी ब्यूरो का प्रमुख मेरा गॉडफादर है। तुम बेवकूफ़ों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी करो और हमें अंदर आने दो। चेन डोंग, तुम मुझे इज्जत तक नहीं दोगे? क्या तुम भूल गए जब तुमने मुझसे अपनी बहन को ब्यूरो से बाहर निकालने की भीख मांगी थी? तुम सचमुच एक एहसान फरामोश कुत्ते हो। और तुम लू शियांगशी, यह मत सोचो कि तुमने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया है तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। तुम्हारे मृत पिता का सूदखोर से लिया हुआ कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ और यह कर्ज चुका दिया जाएगा। शमाते की तरफ चेन डोंग और लू जियांगशी दोनों ने घृणा से भरी लाल आंखों से अधिकारियों के बच्चों को घूर कर देखा। तभी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार टारगेट रेंज के अंदर से तेजी से निकली। तियानवांग पर्वत एकाग्रता शिविर। क्या मेरा बेटा मर गया? कमीने, किसने किया? एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा कुछ हद तक पेइजिंग से मिलता जुलता था, बेंच से उछलकर खड़ा हो गया। भागकर वापस लौटे शरणार्थियों ने यह बात कही। उन्होंने स्वयं यंग मास्टर पेइजिंग को लक्ष्य सीमा के बाहर मरते हुए देखा। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। धिक्कार है, मेरे आदमियों को बुलाओ।
धिक्कार है उस कुतिया पर, उसे तो हद से ज़्यादा छूट मिल गई है। अगर आज मैं उसका सिर अपने बेटे के साथ दफना नहीं पाया तो मैं पेई किया नहो नहीं हूँ। उनके बगल में सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, श्री पेई, यह एक विशेष दौर है। आवेग में आकर कोई निर्णय न लें। पेई कियानहुओ ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। यांग शाओगुआंग, मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मुझे इस विशेष अवधि से क्या लेना देना। यांग शाओगुआंग ने मेज पर हाथ पटका, खड़ा हुआ और पेई कियानहुओ को घूरते हुए बोला, अगर तुम दूसरों से झगड़ा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे किसी भी आदमी को हिला नहीं सकते। मैं यहाँ एक मिशन को अंजाम देने आया हूँ, तुम्हारे लोगों के लिए गुंडागर्दी करने नहीं। पेई कियानहुओ ने जिस कुर्सी पर वह अभी बैठा था उसे लात मारकर हटा दिया और यांग शाओगुआंग का सामना करते हुए कहा, तुमने क्या कहा? मुझे लगता है कि अब तुम मेरी सिफारिश का पत्र नहीं चाहते। यांग शाओगुआंग ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए दृढ़ता से कहा, मैं फिर से कहता हूँ, तुम मेरे एक भी सैनिक को उधार नहीं ले सकते। पेई कियानहुओ ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा अच्छा यांग शाओगुआंग, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना तंबू से बाहर निकल गया और नज़रों से ओझल हो गया। कर्नल यांग, अगर हमें पेई कियानहुओ का सिफारिशी पत्र नहीं मिला तो आपकी पदोन्नति की संभावना काफ़ी कम हो सकती है, सहायक अधिकारी ने फ्राउनिंग हुए कहा। यांग शाओगुआंग की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था, अगर मुझे पदोन्नति नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। वैसे भी दुनिया बदल चुकी है, मैं बस यहीं रहकर ऊपर से आने वाले निर्देशों का इंतजार कर सकता हूँ। कितने भाई हमें छोड़कर चले गए। हम सैनिक तो हैं, लेकिन क्या हम जीवित रहने वाले भी नहीं हैं? अगर कोई मेरे भाइयों से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो मैं उससे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। इतना कहकर उसने सहायक अधिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या आपने उस समूह से संपर्क किया है जिससे आपने कल मिलने का जिक्र किया था? सहायक अधिकारी ने सिर हिलाते हुए कहा, टारगेट रेंज अभी भी हमें अंदर नहीं जाने दे रही है, इसलिए संपर्क स्थापित करने का कोई मौका नहीं है। ओह, और मैंने सुना है कि पेई जिंग और उसके बदमाश आज एक शक्ति का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हाथों मारे गए। यांग शाओगुआंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, एक क्षमता का उपयोग करने वाला। ऐसा लगता है कि लक्ष्य सीमा के साथ संपर्क में प्रगति होनी चाहिए। क्या हमें डॉक्टर लियू को बचाने के लिए भेजी गई टीम से कोई सूचना मिली है? सहायक अधिकारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें अभी तक उनसे कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन हमें कोई संकट संकेत भी नहीं मिला है, इसलिए उन्हें अपना मिशन पूरा करना चाहिए। आखिरकार शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रतिरोध सामान्य नहीं है। भले ही हमने जो दस्ता भेजा है वह कुलीन वर्ग का हो, कम समय में गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल होगा। अगर हम कल उस समूह से कार उधार ले पाते तो शायद ये बहुत आसान होता। यांग शाओगुआंग ने संदेह से पूछा, क्या वह कार सचमुच इतनी शक्तिशाली है? एक टैंक से भी अधिक शक्तिशाली? सहायक अधिकारी ने एक पल सोचा, एक निश्चित दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वास्तव में टैंक से अधिक शक्तिशाली है। भिनभिनाहट 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 भिनभिनाहट। मेडे मेडे, दस्ते पर हमला हो गया है, मिशन रद्द कर दिया गया है। आह। जब दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक एडजुटेंट की कमर पर लगे सैटेलाइट फोन से एक भिनभिनाहट की आवाज़ आई, जिसके साथ चीखने की आवाज़ भी सुनाई दी जो अचानक बंद हो गई। उसने झट से उसे बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, काला कांटा, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जवाब दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जवाब दो। काला कांटा, काला कांटा। कोई जवाब न मिलने पर उनका और यांग शाओगुआंग का दिल पूरी तरह से बैठ गया। धिक्कार है, यही तो वह चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। कर्नल जी, अब हम क्या करें? डॉक्टर लियू को बचाना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किया गया अंतिम मृत्यु आदेश है। हम यांग शाओगुआंग का चेहरा बेहद गंभीर था, यहाँ तक कि कुछ हद तक निराशा से भी भरा हुआ था, क्योंकि ब्लैकथॉर्न दस्ता पहले से ही उनकी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू सेना थी जिसे वे भेज सकते थे। अगर वे भी मिशन पूरा नहीं कर पाए तो शायद वे असहाय हो जाएंगे। अंततः हम तो बस साधारण लोग हैं। उन राक्षसों के सामने हम कुछ खास भूमिका नहीं निभा सकते जब तक हमें ऐसे लोग नहीं मिल जाते जो असामान्य स्थिति में आ गए हों। सहायक अधिकारी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आपका मतलब है विशेष क्षमताओं वाले लोग? लेकिन हम कहाँ जाएंगे? फिर उसे कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से पूछा, आपका मतलब टारगेट रेंज में मौजूद क्षमता का उपयोग करने वालों से है? यांग शाओगुआंग ने सिर हिलाते हुए कहा, वर्तमान स्थिति में हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम केवल टारगेट रेंज से मदद मांगने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। आप मेरे लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की एक प्रति तैयार कर दीजिए। मुझे लगता है कि इसे देखने के बाद उन्हें डॉक्टर लियू का महत्व समझ आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सहायक अधिकारी ने भारी मन से सिर हिलाया, फिर जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद एक सैन्य जीप यातना शिविर से निकली और लक्ष्य सीमा की ओर तेजी से बढ़ गई।
कमांड टेंट के अंदर एडजुटेंट ने मेज पर रखे दस्तावेजों को देखा और सोचने लगा कि वह क्या सोच रहा है। अचानक दरवाजे का पर्दा उठा और एक आकृति अंदर आई। ये पेई क्यानहुओ थी, जो थोड़ी देर पहले गुस्से में चली गई थी। हालांकि इस समय उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो पहले से बिल्कुल अलग थी। एडजुटेंट झांग, आशा है आप ठीक होंगे। सहायक अधिकारी ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भावभंगिमा नहीं दिखी। श्री पेई वापस आ गए हैं। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? पेई क्यानहुओ ने हंसते हुए कहा, क्या वह विला जो मैंने आपको पिछली बार दिया था रहने के लिए आरामदायक है, सहायक झांग? सहायक अधिकारी की आंखें सिकुड़ गईं। आपका इससे क्या मतलब है, श्री पेई? हे, कुछ नहीं, बस एडजुटेंट झांग के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, जैसा हम पहले करते थे। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके गुरु सहायक झांग वही व्यक्ति हैं जो दक्षिणी युद्ध क्षेत्र से हैं। आपको क्या लगता है कि अगर उन्हें पता चले कि आप इतने सालों से उनके विरोधी के छात्र के सहायक रहे हैं तो वे क्या सोचेंगे? पेई क्यानहुओ के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। सहायक झांग की आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। यह आपके काम की बात नहीं है, श्री पेई। हे एडजुटेंट झांग, आप अभी भी इतने सतर्क क्यों हैं? दुनिया कितनी बदल गई है। लोगों को अब भी लचीला होना चाहिए। क्या पहले हर कोई तरक्की और दौलत के पीछे नहीं भागता था? हालांकि अब थोड़ा बदलाव आ गया है, लेकिन मूल भावना वही है। सत्ता ही आपका तुरुप का पत्ता है। इस छोटे से यातना शिविर में रहना, मुझे लगता है कि यह आपकी प्रतिभा की कुछ हद तक बर्बादी है, एडजुटेंट झांग। क्या यह महज एक संयोग नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी दक्षिणी युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति का प्रभार एक जनरल को सौंपने का इरादा रखते हैं? क्या आप में जरा भी महत्वाकांक्षा नहीं है, एडजुटेंट झांग? एडजुटेंट झांग का हाथ अनजाने में मेज के नीचे कस गया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर मुझ में महत्वाकांक्षा है तो क्या? मैं तो बस एक एडजुटेंट हूँ। पेई क्यानहुओ की मुस्कान और भी खिल उठी, मानो मछली चारा खा गई हो। इसमें बड़ी बात क्या है? मोर्चे पर लड़ाई में हताहत होना अपरिहार्य है। सर्वोच्च कमांडर भी बहादुरी से अपना बलिदान दे सकता है ना? सहायक अधिकारी झांग का दिल कांप उठा। हालांकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि पेई क्यानहुओ ऐसा कहेगी, फिर भी उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेई क्यानहुओ ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, कैसा रहेगा एडजुटेंट झांग? मेरे सिफारिशी पत्र पर मैं किसका नाम लिखता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आपको बस मेरी एक छोटी सी मदद करनी है। क्यों नहीं? लिनफी रेस्तरां में बैठी हुई थी और हुआंग रुआई द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खा रही थी। कुछ देर बाद हुआंग जेनजेन और रुवान कियू अंदर आए और सूनान उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जब उसने मेज पर रखा हुआ शानदार नाश्ता देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसकी भूख बढ़ गई। बॉस लिन, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? लिनफी मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारा इलाका है, यहाँ के सारे फैसले तुम ही लोगे। सूनान ने मनमोहक अंदाज में आंखें घुमाते हुए कहा, मेरे पास तो बस ये छोटी सी पहाड़ी है, मैं बॉस लिन से कैसे तुलना कर सकती हूँ? आप युवा और धनी हैं, आपके पास असीमित संसाधन हैं और आपके साथ मौजूद सभी महिलाएं शीर्ष स्तर की सुंदरियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। अगर मैं पुरुष होती तो शायद ईर्ष्या से मर जाती। उनके बगल में हुआंग जेनजेन बैठ गई और एक गर्मागर्म बन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लिनफी ने अपनी चॉपस्टिक से उसका हाथ हटा दिया। तुम्हारे मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है, खाने से पहले हाथ मुंह धो लो। हुआंग जेनजेन ने मुंह बनाया, लेकिन बहस करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी होकर नहाने के लिए दौड़ पड़ी। लिनफी का महिलाओं पर पूर्ण वर्चस्व देखकर सूनान की उसमें रुचि और भी बढ़ गई। हुआंग जेनजेन जैसी हत्यारी को आज्ञाकारी बनाने के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? यह आदमी एक अथाह गहराई की तरह था, जो उसे और गहराई तक जानने के लिए प्रेरित कर रहा था। सभी के नाश्ता समाप्त करने के बाद लिनफी आराम करने के लिए संतुष्ट थी। कल रात लिटिल ग्लूटेन का सेवन करने के बाद उसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। प्रणाली के वर्गीकरण के अनुसार वह रूपांतरण क्षेत्र की लघु पूर्णता तक पहुंच चुका था, इस क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। उनकी शारीरिक सहनशक्ति भी मानव सीमा से 150 गुना अधिक थी। एक ही मुक्के से धातु फट सकती थी और पत्थर चूर चूर हो सकते थे। उन्हें पूर्वाभास था कि एक बार जब वे परम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे तो ब्रेकिंग रियल मेमोरियो का उपयोग करके उस दायरे को भेदने से निश्चित रूप से एक अत्यंत भयावह गुणात्मक परिवर्तन होगा। वह इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या अगली महिला जो दस्तक देगी वह एक शालीन बड़ी बहन होगी जो अपनी किस्मत को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी, या फिर एक अयाश निशानेबाज रानी? धप 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 कदमों की आहट सुनाई दी और फिर लैन माओ और लू जियांगशी अंदर भागे। राष्ट्रपति सू, द्वार पर एक सैन्य वाहन है। उन्होंने कहा कि यह यातना शिविर का कमांडर है। सूनान पहले तो चौंक गई, फिर उसने भौहें चढ़ा लीं। यातना शिविर का कमांडर? वह यहाँ क्या कर रहा है?
उसने सिर हिलाया लेकिन फिर भी उससे मिलने का फैसला किया। आखिरकार वह एक आधिकारिक व्यक्ति था और वह उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लिनफी ने एक पल सोचा और उसके पीछे पीछे चली गई। टारगेट रेंज के बाहरी इलाके में एक सैन्य जीप खड़ी थी और सैन्य वर्दी पहने 3 लोग उसके बगल में उम्मीद भरी निगाहों से खड़े थे। एक चमकीली लाल रंग की स्पोर्ट्स कार गेट पर आकर रुकी और सूनान ड्राइवर की सीट से बाहर निकली, जो एक धधकती लाल पोशाक पहने हुए थी और साहस से भरपूर लग रही थी। यात्री सीट से लिनफी ने शांतिपूर्वक दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। सूनान को आते देख यांग शाओगुआन की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से लोहे के फाटक की ओर बढ़ा। राष्ट्रपति सू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं झांग शाओगुआन हूँ, दक्षिणी युद्ध क्षेत्र के अग्रिम मोर्चे पर स्थित विस्मृति नदी एकाग्रता शिविर से। सूनान के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आप जैसे अधिकारी को यहाँ क्या काम आया है? यांग शाओगुआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। राष्ट्रपति सू, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे मिलने मजबूरी में आया हूँ। ओह, तो फिर अधिकारी जी, आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। सूनान ने स्पष्ट रूप से बात की। दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा के कारण उसने कोई झिझक नहीं दिखाई। यांग शाओगुआन ने गहरी सांस ली और एक दस्तावेज सौंप दिया। सूनान ने उसे लेते हुए भौहें चढ़ाईं और उसे ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने यांग शाओगुआन को एक अजीब से भाव से देखा। अधिकारी महोदय, आप मुझे व्यक्तिगत बायोडेटा क्यों दे रहे हैं? मैं मानता हूं कि यह महिला दिखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन मुझे इस तरह का शौक नहीं है। यांग शाओगुआन मुस्कुराया। उसने समझाया, डॉक्टर लियू ड्रैगन देश में मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक शीर्ष विशेषज्ञ हैं और प्रलय के बाद एक रणनीतिक प्रतिभा के धनी हैं। उनकी अहमियत को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें मौत का आदेश दिया है। डॉक्टर लियू को बचाना ही होगा। सूनान ने भावहीन होकर पूछा, तो फिर इससे हमारा क्या लेना देना है? अधिकारी जी, आप ये तो नहीं कह रहे कि हम उसे बचाने में आपकी मदद करेंगे? यांग शाओगुआन का चेहरा थोड़ा असहज था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, सच कहूं तो राष्ट्रपति सू, मेरे पास वास्तव में कोई बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए मैं आपको परेशान करने आया हूं। हमने अपने सबसे विशिष्ट लड़ाकू सैनिकों को पहले ही शहर के अंदरूनी हिस्सों में भेज दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा और वे मिशन को जारी रखने में असमर्थ हैं। मेरे अधीनस्थ सभी साधारण लोग हैं, वे उन भयानक ज़ोंबी के सामने सचमुच शक्तिहीन हैं। ये सुनकर सूनान झांग शाओगुआन का इरादा समझ गई। अधिकारी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन राक्षसों के सामने क्षमता का उपयोग करने वाले लोग सुरक्षित हैं? यांग शाओगुआन की भौहें तनकर सिकुड़ी हुई थीं। मैं जानता हूं कि जोखिम बहुत अधिक है, लेकिन आम लोगों को मौत के मुंह में भेजने की तुलना में विशेष क्षमताओं वाले लोगों को तैनात करना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे अपने क्षमता संपन्न लोगों को उधार देने के लिए तैयार हो, मैं उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यथासंभव अधिकतम हथियारों से लैस कर दूंगा। मिशन पूरा होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से अपने वरिष्ठों से इसका श्रेय लूंगा। इन अराजक समयों में यह उपलब्धि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी और मुझे विश्वास है कि यह आपको निराश नहीं करेगी। सूनान मुस्कुराई, फिर सिर हिलाकर बोली, अधिकारी जी, शायद आप मुझे ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहे हैं। मैं तो बस एक ऐसी महिला हूं जिसे शांति से जीना पसंद है। उपलब्धियों का मेरे लिए उतना महत्व नहीं है जितना कि लिपस्टिक की एक ट्यूब का। इसके अलावा अगर आपको विशेष क्षमताओं वाले लोगों की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अधीन मौजूद विशेष क्षमताओं वाले लोग पहले ही मर चुके हैं। यांग शाओगुआन की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। क्या, मर गए? ये कैसे संभव है? आज सुबह तक तो वे बिल्कुल ठीक थे। सूनान की निगाहें ठंडी पड़ गईं। अगर अधिकारी मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मैं तुम्हें उनकी कब्रों तक ले जा सकती हूँ। मुझे यकीन है कि अब तक वहाँ घास उग चुकी होगी। यांग शाओगुआन स्तब्ध था। आखिर चल क्या रहा था? उसे अभी अभी खबर मिली थी कि पेइशिंग जैसे नीच लोगों को शक्ति उपयोगकर्ताओं ने मार डाला है और अब शक्ति उपयोगकर्ता खुद मर चुके हैं। सजा के डर से आत्महत्या। क्या ये तर्कसंगत था? और उनकी कब्रों पर घास उग चुकी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। राष्ट्रपति सू, यह कोई हंसी की बात नहीं है। समय ही जीवन है। यांग शाओगुआन को लगा कि सूनान उसे अपने लोग देने को तैयार नहीं है और जानबूझकर बहाने बना रही है। सूनान 2 बार खिलखिलाकर हंसी। माफ़ कीजिए, मैं सचमुच मदद नहीं कर सकती। फिर उसने दस्तावेज वापस कर दिया। यांग शाओगुआन को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सूनान की ओर सीधे देखा। उनका लहजा कुछ कठोर था। इतनी बड़ी आपदा के बावजूद क्या राष्ट्रपति सू वास्तव में ड्रैगन देश के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है? सूनान की सुंदर भौहें तन गईं। क्या अधिकारी मुझे न्याय का ढोंग करके दबाव डालने की कोशिश करेंगे? माफ़ कीजिए, मैं इस झांसे में नहीं आने वाली। अगर और कोई चारा नहीं है तो कृपया जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। दोनों अचानक एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया।
अचानक बगल से एक हाथ बढ़ा और सूनान के हाथ से दस्तावेज ले लिया। सूनान ने मुड़कर देखा। लिनफी शांति से पन्ने पलट रही थी। डॉक्टर लियू में वाकई दम है। जहां गोल होना चाहिए वहां गोल, जहां घुमावदार होना चाहिए वहां घुमावदार। महज 32 साल की उम्र में विशेषज्ञ बन जाना, वह सचमुच दया का पात्र है। लिनफी के बेतुके शब्दों पर यांग शाओगुआन को तुरंत अपमानित महसूस हुआ और उसने गुस्से से उसे घूर कर देखा। तुम कौन हो? वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के बारे में इतनी लापरवाही से बात करने वाले, क्या तुम्हें गोली लगने का डर नहीं है? लिनफी ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं बस एक साधारण, सुंदर, क्षमता का उपयोग करने वाला व्यक्ति। यांग शाओगुआन। फिर इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, यांग शाओगुआन सीधे घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत जोर से बोल रहा था। सूनान। क्षमाते सैनिक। लिनफी। ओ विंकिंग फेस। भाई, क्या तुम यहाँ कुछ विरोधाभास दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने तो इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। यांग शाओगुआन ने भीड़ की निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस लिनफी को घूरता रहा, मानो उसे उससे पहले न मिलने का पछतावा हो रहा हो। भाई, एक पुरानी कहावत है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मैं देख रहा हूं कि आप आकर्षक और असाधारण हैं। आप निश्चित रूप से कई लोगों के बीच अलग दिखने वाले और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। दक्षिणी युद्ध क्षेत्र के सभी अग्रिम पंक्ति के सदस्यों की ओर से मैं आपसे विनम्रतापूर्वक सहायता का अनुरोध करता हूं। चिंता न करें, आप जो चाहें, जब तक हमारे पास वह है, हम मना नहीं करेंगे। यह मिशन सभी जीवित बचे लोगों की सुरक्षा से संबंधित है। ड्रैगन कंट्री को डॉक्टर लियू की जरूरत है, और साथ ही आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों की भी। कृपया महोदय, ड्रैगन कंट्री की मदद कीजिए। उनकी भावुक अपील ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। क्या वह सचमुच अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी हद तक जा रहे थे? लिनफी उस लड़के से लगभग घबरा गया था। उसने शांत रहने का इरादा किया था, लेकिन फिर दूसरे लड़के ने उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। तो कमांडर यांग है ना? देखिए, मैं असल में काफ़ी आलसी व्यक्ति हूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता जब दूसरे लोग मुझे बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। हालांकि चूंकि आप एक सैन्य कमांडर हैं और इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, इसलिए मैं इस यात्रा में आपकी मदद करने पर विचार कर सकता हूँ। लेकिन मुआवजे के बारे में? यांग शाओगुआन की आंखें चमक उठीं। मुआवजे की बात हो ही गई है तो यह मामला सुलझ जाना चाहिए। आराम से भाई, बस जो चाहो कह दो। जब तक ये हमारे पास है तब तक ये तुम्हारा ही है। लिनफी मुस्कुराई और बोली, मुझे कमांडर यांग जैसे सीधे सादे लोग पसंद हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ खास चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। ये सुनकर पास ही खड़ी सूनान तुरंत समझ गई। लिनफी उन अजीब चीज़ों की तलाश के लिए सरकार की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। यह आदमी खरगोश को देखे बिना बाज का पीछा नहीं छोड़ेगा। यांग शाओगुआन थोड़ा हैरान था। कौन सी चीज़ें? लिनफी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसी चीज़ें जिन्हें आम लोग समझ नहीं सकते। शायद यह एक पेड़ हो, या शायद एक अंडा। संक्षेप में, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आम लोग समझ नहीं सकते। मुझे वह सब चाहिए। कैसा रहेगा? अगर आप सहमत हैं तो मैं वादा कर सकता हूं कि मैं डॉक्टर लियू को पूरी तरह से सुरक्षित वापस ले आऊंगा। इसका उद्देश्य यांग शाओगुआन को दवा की एक मजबूत खुराक देना था, ताकि ये देखा जा सके कि वह चारा लेता है या नहीं। वास्तव में, अच्छा, जब तक आप डॉक्टर लियू को सुरक्षित वापस ले आते हैं, मैं दक्षिणी युद्ध क्षेत्र में उन अजीब चीज़ों पर नज़र रखने में आपकी मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। यांग शाओगुआन ने भारी मन से सिर हिलाया। उसे डर था कि लिनफी अपने वचन से मुकर जाएगा। लिनफी मुस्कुराई, फाइल से डॉक्टर लियू की तस्वीर निकाली और फिर फाइल यांग शाओगुआन को वापस सौंप दी। तो फिर कमांडर यांग, आपके साथ काम करना खुशी की बात है। यांग शाओगुआन खड़े हो गए। क्या मैं आपका आदरणीय नाम जान सकता हूँ, भाई? लिनफी मुस्कुराए, इज्जतदार नाम तो कुछ ज़्यादा ही है, मुझे बस लिनफी ही कहिए। यांग शाओगुआन तुरंत एकदम सीधा खड़ा हो गया, एक हाथ में फाइल पकड़े हुए और दूसरे हाथ से मानक सलामी देते हुए बोला, भाई लिन सचमुच धर्मात्मा हैं। मैं, यांग, आपका असीम आभारी हूँ। भाई लिन कब रवाना हो सकते हैं? लिनफी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आज दोपहर। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। यांग शाओगुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, समय आने पर मैं किसी को आपको लेने के लिए भेजूंगा और फिर आप हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। समय तय हो जाने के बाद यांग शाओगुआन ने राहत की सांस ली। हालांकि वह लिनफी की क्षमताओं के बारे में नहीं जानता था, लेकिन चूंकि उसने इस मिशन का उपयोग करके मांगे रखने का आत्मविश्वास दिखाया था, इसलिए उसे कुछ तो निश्चितता जरूर होगी। कोई भी इतना अहंकारी नहीं होगा कि सिर्फ दिखावे के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। इसलिए ऐसे व्यक्ति से केवल मित्रता ही करनी चाहिए, शत्रुता नहीं। सैन्य जीप को जाते हुए देखकर काफी देर से चुप रही सूनान ने पूछा, छोटे बॉस लिन ने ये निस्वार्थ कार्य क्यों अपने हाथ में लिया?
हालांकि मुझे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन शहर की स्थिति आशाजनक नहीं लगती है ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रुओही और बाकी लोगों का क्या होगा? लिनफी ने उसे अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा, तो फिर मुझे राष्ट्रपति सू से कहना पड़ेगा कि वे मेरे लिए उनका अच्छे से ख्याल रखें। सू नान ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम बदमाश, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। लिनफी की आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। राष्ट्रपति सू मेरे बारे में इतने चिंतित हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आप सोचते हैं कि मैं एक असाधारण रूप से अच्छा व्यक्ति हूं जिस पर आप अपना जीवन सौंप सकते हैं? सू नान ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे बस तुम्हारे स्पेस स्टोरेज में रखे सामान की चिंता है, ठीक है? अगर तुम वहां मर गए तो तुम्हारी विरासत कौन संभालेगा? लिनफी हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, शायद हमें अभी कुछ समय के लिए इस समस्या पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर राष्ट्रपति सू सहमत हों तो मुझे लगता है कि मैं अपनी वसीयत में आपका नाम शामिल कर सकती हूँ। सू नान, उसने वसीयत में नाम जोड़ने के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या उसकी वसीयत आवास ब्यूरो द्वारा जारी की गई थी? मजाक को छोड़ दे तो सू नान को लिनफी से जरा भी चिंता नहीं हुई, मानो उसने तिल के दाने जितनी तुच्छ बात पर सहमति दे दी हो। क्या यह आदमी सचमुच इतना शक्तिशाली था? सुबह 9 बजे लिनफी ने लड़कियों को बुलाया। मैं बाद में हुईक्वान गांव जा रहा हूँ। शी यंग मेरे साथ आएगी। बाकी सब यहीं रुकें और देखें कि क्या आप किसी तरह से मदद कर सकते हैं। अगर मेरे लौटने से पहले कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो मुझे लगता है कि आपको अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। जब तक इससे आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह कोई भी हो, उसे मार डालो। किसी भी समस्या की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, समझा? सभी लड़कियों ने सिर हिलाकर सहमति दी। केवल शेन शियिंग थोड़ी हैरान थी कि इतने सारे लोगों के बीच वह विशेष रूप से उसे, जो बीमार थी, को ही साथ ले जाना क्यों चाहता था। जाने से पहले हुआंग रुई ने लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया। रुवान कियू हमेशा की तरह शांत रही, लेकिन उसने लिनफी की ओर चिंता भरी हल्की सी नज़र डाली। हुआंग झेनझेन ने लिनफी के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे लिनफी ने अपने नितंबों को जोर से दबा लिया। पास ही में शेन शियिंग को शेन लिंगिन एक तरफ खींचकर ले जा रही थी और कुछ रहस्यमयी बातें फुसफुसा रही थी, जिससे शेन शियिंग का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब उसने लिनफी की तरफ देखा तो वह भी उसे ही देख रहा था, जिससे उसे लगा कि काश उसे कहीं छिपने की जगह मिल जाती। उसने शेन लिंगिन को घूर कर देखा। ये लड़की, ये सिर्फ बुरी बातें ही क्यों सीखती है? जब मौका था तब इसे सही शिक्षा मिलनी ही चाहिए थी। फिर लड़कियों के उन्हें विदा करने के बाद लिनफी शेन शियिंग को लेकर घने जंगल में गायब हो गया। हुआंग रुई काफी देर तक एक ही स्थान पर जड़वत खड़ी रही। सू नान उसके पास गई और हंसते हुए बोली, अरे हमारी रुई पति की प्रतीक्षा में पत्थर कैसे बन गई? किसने कहा था कि पति हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता? अब तुम अपने नन्हे पति से एक पल के लिए भी अलग क्यों नहीं रह सकती? हुआंग रुई के गाल हल्के से लाल हो गए। तुम्हें क्या पता? तुम तो हर समय इतने बेबाक रहते हो, लेकिन तुम अभी भी कुंवारी हो। आपको लिनफी का स्वाद नहीं पता, एक बार इसका स्वाद चख लिया तो आप रोक ही नहीं पाएंगे। सू नान को अपनी बातों से थोड़ी जलन हुई और उसने मुंह बनाकर कहा, इससे मेरा क्या लेना देना है? मुझे तो इसका स्वाद नहीं आता। हुआंग रुई की आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी। चाहती हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी इसे आजमाने का मौका ढूंढ लूंगी। मैं गारंटी देती हूं कि यह तुम्हें इतना आनंदित कर देगा कि तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। प्रतिक्रिया का प्रकार वैध JSON है, जिसमें सही स्कीमा और सामग्री है जो संदर्भ और प्रॉम्प्ट में दिए गए प्रॉम्प्ट और शब्दावली के सभी नियमों का पालन करती है। जंगल में दोपहर के समय भी हर तरफ धुंध छाई रहती थी। लाल रंग का टिंडल प्रभाव पत्तियों के बीच की दरारों से होकर बहता हुआ नरक के कांटों की तरह उल्टी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लिनफी किसी भी बोझ से मुक्त होकर अपने हाथ में एक सीधी तलवार लिए हुए था और अपने रास्ते में आने वाली शाखाओं को काट रहा था। शेन शियिंग उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसने एक छोटी सी छुरी पकड़ रखी थी जिसका इस्तेमाल वह शायद ही कभी करती थी। कई बार उसका मन हुआ कि वह लिनफी से पूछे कि उसने उसे अपने साथ क्यों लाया, लेकिन उस संभावना के ख्याल से ही वह बोलने में और भी ज्यादा हिचकिचाने लगी। एक छोटी पहाड़ी पार करने के बाद लिनफी एक नीले पत्थर के पास रुक गया। उसके पीछे चल रही शेन शियिंग, जिसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और सीधे उसकी पीठ से टकरा गई, जिससे उसके मुंह से हल्की सी "ओह" की आवाज निकली। आप इतनी गहराई से किस बारे में सोच रहे हैं? लिनफी के सवाल का सामना करते हुए शेन शियिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं उस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उससे यह बात गलती से निकल गई है और उसके गाल गहरे लाल हो गए। दूसरी ओर लिनफी को ऐसा लग रहा था कि इस समय वह शेन लिंगिन की तुलना में एक छोटी बहन की तरह अधिक है। उसकी बुद्धिमत्ता और अलगाव मात्र उसके सुरक्षात्मक आवरण थे। वास्तव में भीतर ही भीतर वह सादगी और सरलता की लालसा रखती थी।
वह धीरे से हंसा और फिर बोला, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अगर तुम ज्यादा थक गए तो लिंगिन मुझसे झगड़ा करने आ जाएगी। शेन शिंग ने लिनफी की ओर देखा, जो आगे चलकर दूर तक निहार रही थी, और वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। कुछ उम्मीद और लालसा थी, लेकिन साथ ही कुछ घबराहट भी थी। यह अनिश्चितता थी कि ये भावनाएं सही हैं या नहीं। वह अपेक्षाकृत पारंपरिक महिला थी, लेकिन लिनफी से मिलने के बाद उसकी पुरानी मान्यताएं बार बार चकनाचूर हो गईं। फिर भी उसे यह गलत नहीं लगा, बल्कि वह एक पतंगे की तरह अपने पंख फड़फड़ाती हुई उस धधकती लौ के और करीब आती चली गई। शेन शिंग, ओह शेन शिंग, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लिनफी के पास पहले से ही इतनी सारी स्त्रियां हैं, फिर भी तुम भी इस झमेले में शामिल होने के लिए बेताब हो। लेकिन लिनफी ने उसे जो एहसास दिलाया वह वास्तव में अन्य पुरुषों से अलग था। शरीर से लेकर हृदय तक उस तरह की पूर्ण स्वीकृति शायद जीवन में केवल एक बार ही मिलती है। मुझे कैसे चुनना चाहिए? कुछ देर बाद लिनफी वापस आए और बोली, कैसी हो? अब बेहतर महसूस कर रही हो? शेन शिंग ने सिर हिलाया और नीले पत्थर से उठ खड़ी हुई, लेकिन उसका शरीर उसके विचारों का अनुसरण नहीं कर पाया और वह लड़खड़ा गई, लगभग गिर ही गई। लिनफी ने अपनी सूझबूझ से उसे पकड़ लिया। शेन शिंग का दिमाग अचानक सुन्न हो गया और उसका धड़कता हुआ दिल मानो उसकी छाती से टकरा रहा हो। क्या तुम इतनी कमज़ोर हो? लिनफी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने कहा था कि कहानी तभी आगे बढ़ेगी जब वह पहल करेगी। उसने अपना सिर हिलाया और उसे पत्थर को पकड़कर खुद को संभालने के लिए कहा। फिर शेन शिंग की निगाहों के सामने लिनफी धीरे धीरे अपनी पीठ घुमाकर नीचे बैठ गया। चलो, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। बस कुछ शब्द, थोड़े दबंग, फिर भी चिंता प्रकट करते हुए। इससे शेन शिंग एकदम जम गई। उसकी आंखों में झुकी हुई पीठ अब इतनी विशाल दिखाई देने लगी कि मानो वह पिता कहलाने वाले व्यक्ति को भी टक्कर दे सके। लिनफी को नहीं पता था कि शेन शिंग क्या कर रही थी। वह काफी समय से यहाँ नहीं आई थी। लिनफी ने मुड़कर देखा और नीले पत्थर के पास थोड़ा पीला चेहरा लिए एक सुंदर लड़की उस पर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से साफ आंसुओं की दो धाराएं भावनाओं से भरी हुई बह रही थीं। शेन शिंग दौड़कर आगे बढ़ी और लिनफी की पीठ पर गिर पड़ी, यहाँ तक कि वह थोड़ा रोने भी लगी। लिनफी, तुम हमेशा मेरे साथ इतनी ही अच्छी रहोगी, है ना? शेन शिंग की आवाज़ कांप रही थी। वह उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी जिसे वह सुनना चाहती थी। लिनफी दंग रह गई। ओह, यह महिला अचानक इतनी भावुक क्यों हो गई? उसने सोचा कि उसने देश के लिए कुछ खास दिल को छू लेने वाला काम तो नहीं किया था, फिर भी वह इतनी बेकाबू होकर क्यों रो रही थी? क्या सभी महिलाओं को स्वयं रणनीति बनाना पसंद होता है? लेकिन एक अनुभवी अभिनेता के रूप में, जिसने घाटी के शिखर पर 2.5 साल तक अभ्यास किया था, लिनफी की आंखों में तुरंत स्नेहपूर्ण भाव प्रकट हो गया। नासमझ लड़की, हमेशा कैसे काफ़ी हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। उन कुछ भद्दे शब्दों को सुनकर शेन शिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका दिल गहरी संतुष्टि से भर गया और उसने लिनफी के कंधों को और भी कसकर गले लगा लिया, मानो उसने इस क्षण पूरी दुनिया को गले लगा लिया हो। धन्यवाद लिनफी, इसलिए मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। अपने सामने खड़ी महिला को देखकर लिनफी को पता चल गया कि समय आ गया है। 1 घंटे बाद दो लोग अविश्वसनीय फुर्ती के साथ जंगल से गुजर रहे थे। लिनफी ने अपने आगे चल रही थोड़ी शर्मीली लेकिन खुशमिजाज महिला को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन जिस बात की उसे सबसे ज्यादा परवाह थी, वह थी सिस्टम द्वारा उसके दिमाग में उठने वाला संकेत। होस्ट के ब्यूटी कार्ड की संख्या 5 हो गई है, जिससे कार्ड संयोजन फंक्शन सक्रिय हो गया है। कार्ड संयोजन, कार्डों को स्वतंत्र रूप से संयोजित किया जा सकता है। विशेष प्रकार के कार्ड विशेष प्रभाव उत्पन्न करेंगे। विशेष कार्ड प्रकारों में 3 ऑफ ए काइंड विद 1, स्ट्रेट और फुल हाउस शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। जितने अधिक ब्यूटी कार्ड होंगे, उतने ही समृद्ध कार्ड प्रकारों को अनलॉक किया जा सकेगा। लिनफी अचानक चौंक गई। कार्डों का संयोजन, एक ही तरह के 3 कार्ड और एक फुल हाउस। आटोन, क्या तुम कोई जुआ प्रणाली तो नहीं हो? लिनफी ने प्रदर्शित विशेष कार्ड प्रकारों की तुरंत जांच की। एक ही प्रकार के 3 कार्ड, पत्नी कार्ड 1, अन्य कार्ड तारांकन 3 आवश्यक हैं। प्रभाव सक्रिय करता है, 15 मिनट के लिए ताकत को 3 गुना बढ़ाएं। सीधा, परिपक्व महिला कार्ड 2 to 4, अन्य कार्ड तारांकन 3 आवश्यक। प्रभाव सक्रिय करता है, अपने केंद्र से 10 मीटर से n मीटर के दायरे में एक निर्दिष्ट निर्जीव वैचारिक इकाई को हटा दें। फुल हाउस, ये कार्ड प्रकार अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। अचानक लिनफी को ऐसा लगा जैसे उसे पोकर खेलना ही नहीं आता। कार्डों को इस तरह मिलाने की उसकी क्षमता सचमुच अविश्वसनीय थी। अब तक अनलॉक हुई 2 वस्तुओं ने ही लिनफी को अविश्वसनीय महसूस करा दिया था। देखो, ये किस तरह की दिव्य शक्तियां हैं। एक ही मौके से 3 गुना ताकत मिलती है। अपनी मौजूदा ताकत को 3 गुना बढ़ाकर लिनफी को पूरा भरोसा था कि वह एक ही मौके से किसी इमारत को गिरा सकता है। सीधा सचमुच सीधा बन गया। किसी निर्जीव अवधारणात्मक इकाई को छीन लेना पहली नज़र में क्या ये चोरी नहीं है?
लेकिन गहराई से देखने पर यह वास्तव में एक चोरी है, लेकिन उच्च स्तर पर काम कर रही है, जिससे बचाव के तरीके बेकार हो जाते हैं। भाई, ये तो अवधारणात्मक क्षमता है। क्या तुम समझते हो कि अवधारणात्मक क्षमता क्या होती है? निकम्मे। लिनफी बेहद खुश थी। आटोंग ने वाकई कमाल कर दिया। इन कार्डों के भरोसे से कम उसे बाहर घूमने में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। योग पैंट और टाइट फिटिंग टी शर्ट के मेल से शेन शियिंग की खूबसूरत और नाजुक आकृति और भी निखर गई। वह लिनफी की पीठ पर लेटी हुई थी और उनकी तेज दौड़ से उत्पन्न तेज हवा को महसूस कर रही थी। वे दोनों अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहे थे, जंगल में रोलर कोस्टर की तरह लुढ़कते हुए। आधे घंटे बाद लिनफी के कदम धीरे धीरे धीमे हो गए और पहाड़ी रास्ते के अंत में एक घाटी में कुछ मिट्टी की ईंटों से बने घर दिखाई दिए। बटलर फू द्वारा दिए गए मानचित्र से तुलना करने पर यह निस्संदेह हुईक्वान गांव था। शी यंग को सावधान रहने की चेतावनी देने के बाद लिनफी ने आगे बढ़कर गांव में प्रवेश किया। ये स्पष्ट रूप से एक अर्धबंद गांव था, जिसका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क था, इतना कम कि वहां से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही कच्ची सड़क थी। कई घरों में उम्र के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिनमें केवल मामूली मरम्मत की गई थी, संभवतः इसलिए क्योंकि युवा और मजबूत वयस्क अनुपस्थित थे। कई घरों के दरवाजे खुले हुए थे और पूरे गांव में खून के धब्बे और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिससे एक भयावह माहौल बन गया था। यहाँ एक भी ज़ोंबी क्यों नहीं है? शेन शियिंग ने शांत गांव की ओर देखते हुए पूछा। लिनफी को भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन खून के धब्बे और मांस के टुकड़ों को देखकर लगता था कि ज़्यादातर ग्रामीण ज़ोंबी बन गए होंगे। मुझे नहीं पता, छोड़ो इसके बारे में, चलो सीधे स्रोत पर चलते हैं। फिर वे दोनों गांव से गुजरे और अपेक्षाकृत चौड़े नदी तल का अनुसरण करते हुए उसके उद्गम स्थल की ओर बढ़े। नदी पर बने पत्थर और लकड़ी के पुल बाढ़ में बह गए और उफनती लहरों के बीच पानी की सतह के नीचे कुछ अजीबोगरीब चट्टानें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। क्या ये यहाँ भी फैल गया है? लिनफी ने धीरे से कहा। शेन शियिंग हैरान रह गई। क्या? लिनफी ने उसकी ओर देखा। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? क्या तुम अपनी क्षमता का उपयोग कर सकती हो? शेन शियिंग ने सिर हिलाया। धातु नियंत्रण क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, तो देखो कि क्या तुम इस नदी में मौजूद धात्विक पदार्थों से संवाद कर सकते हो और पत्थरों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो। लिनफी ने नदी के तल की ओर इशारा करते हुए कहा। शेन शियिंग ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सीधे अपने हाथ नदी के किनारे पर रखे और उसका अनुभव करने लगी। दूसरी ओर लिनफी थोड़ा हैरान था। शेन शियिंग की शारीरिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन सिस्टम ने अभी तक उसे यह सूचित नहीं किया था कि उसकी कमियां दूर हो गई हैं, जो उसकी दोहरी क्षमताओं से संबंधित होनी चाहिए। हालांकि वह नीचे कूदकर सीधे जांच कर सकता था, लेकिन एक सरल और सुरक्षित विधि का उपयोग न करना मूर्खता होगी। जैसे ही शेन शियिंग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, नदी के तल में पानी का प्रवाह धीरे धीरे अलग हो गया और एक धातु के सहारे वाले चबूतरे द्वारा एक अजीब आकार का पत्थर पानी से बाहर निकाल लिया गया। शेन शियिंग इसे उनके सामने लेकर आए और जब यह जमीन पर गिरा तो उन्हें एक पल के लिए जमीन में कंपन महसूस हुआ, जिससे पता चलता है कि यह पत्थर बहुत भारी था। लिनफी ने उस अनोखे आकार के पत्थर का निरीक्षण किया, जो लगभग एक शौचालय के आकार का था, चपटा था, मोटे तौर पर समचतुर्भुज के आकार का था और पूरी तरह से गहरे हरे रंग का था। शेन शियिंग ने कुछ उलझन के साथ उस वस्तु को देखा। ये पत्थर बहुत अजीब दिखता है, जैसे कोई तराजू हो। लिनफी को उसकी बातों से प्रेरणा मिली। हाँ, सही कहा, एक शल्क। अजीबोगरीब चट्टानें आत्मा बन जाती हैं, अपनी त्वचा उतारकर शल्क उगाती हैं, नमी से निकलती हैं। शायद इस हुईक्वान गांव में वाकई कुछ असाधारण है। शेन शियिंग ने उसे खाली निगाहों से देखा। हालांकि उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लगा कि वह बेहद शक्तिशाली और ज्ञानी है। बाद में, अगर झरने के स्रोत के पास कुछ भी अजीब लगे तो उससे दूर रहने की कोशिश करना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? लिनफी ने निर्देश दिया। शेन शियिंग ने सिर हिलाया। वह लिनफी की भयानक ताकत को जानती थी और उसकी साधारण क्षमताएं तो उसके रास्ते में बाधा ही बनेंगी। जैसे जैसे वे नदी के तल का अनुसरण करते हुए पहाड़ों में और गहराई तक जाते गए, लिनफी को तेजी से अजीब सा महसूस होने लगा। नदी के पानी से दुर्गंध आने लगी, ज़ोंबी के सड़ने और खून की गंध, मानो आगे बड़ी संख्या में ज़ोंबी इकट्ठा हो गए हों। लिनफी, मुझे लगता है कि मुझे आगे कुछ सुनाई दे रहा है, शेन शियिंग ने लिनफी का हाथ खींचते हुए कहा और नदी के अंत की ओर इशारा किया। लिनफी ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, क्योंकि उसने भी पहाड़ी जंगल के भीतर से अजीब आवाज़ें सुनी थीं। तुम यहीं रहो और इधर उधर मत भागो। जंगल में धातु तत्वों की मात्रा इतनी अधिक है कि तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। इतना कहकर लिनफी ने उसे लिविंग टाइगर पिल की एक बोतल देते हुए कहा, ये चीज़ जल्दी से क्षमता और शारीरिक ऊर्जा बहाल कर देती है। इसे संभाल कर रखना और मेरा इंतजार करना। वह कुछ कदम चला, फिर पीछे मुड़कर चिंतित शेन शियिंग की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम यह नहीं जानना चाहती थी कि मैं तुम्हें ही बाहर क्यों लाया? शायद तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिर वह जंगल की गहराई में उतर गया।
जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, सड़ते हुए शवों की गंध और भी तेज होती गई, एक ऐसी गंध जो केवल एक गांव के ज़ोंबी से जमा नहीं हो सकती थी। लिनफी पास ही स्थित एक थोड़ी ऊंची टीले पर कूद गई। नीचे देखने पर उसे एक ऐसा झरना दिखाई दिया जो उबलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसे शायद गीजर कहना ज्यादा उचित होगा। आसपास की मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा बह गया था, जिससे पहाड़ के भीतर की उबड़ खाबड़ और विचित्र चट्टानें दिखाई देने लगी थीं। एक घनी भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए झरने के स्रोत के पास खाली निगाहों से खड़ी थी, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। लिनफी और शी यंग ने पहले जो अजीब आवाजें सुनी थीं, वे इन्हीं जीवों से आ रही थीं। इससे वह बहुत परेशान हो गया और बोला, इतनी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी निश्चित रूप से केवल हुईक्वान गांव से ही नहीं आ सकते। शायद आसपास के अन्य गांवों से भी ज़ॉम्बी यहाँ जमा हो गए हैं। अगर ऐसा है तो इस चीज़ का प्रभाव वास्तव में बहुत दूरगामी है। झरने के स्रोत के पास से देखने पर ट्रेन के इंजन के आकार की एक विशाल अजीब चट्टान ऊपर उठी हुई दिखाई दी, मानो वह पूरे झरने के स्रोत को निगलने के लिए तैयार हो। इसे एक विचित्र चट्टान कहना वास्तव में एक भयानक विशालकाय अजगर जैसा था, जिसकी पथरीली त्वचा अभी पूरी तरह से नहीं उतरी थी और जो एक गहरे चमकदार आवरण से ढकी हुई थी। दुनिया बहुत बदल गई है। निश्चित रूप से ये आत्माएं और राक्षस अब और संयम नहीं रख सकते। पत्थर के अजगर के सिर पर स्थित लालटेन के आकार की समान रूप से काली दो आंखें अचानक लाल रोशनी से जगमगा उठीं। लिनफी ने अपनी आंखों से देखा कि विशाल सिर ने अपना मुंह खोला और जलस्रोत को निगलना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बी अपने हाथ पैर पटकते हुए पानी में कूद पड़े और एक अज्ञात शक्ति द्वारा तुरंत पानी के भीतर खींच लिए गए। इसके बाद झरने का पानी दुर्गंधयुक्त होने लगा और साफ पानी खून से सना हुआ और मैला हो गया। जैसे ही सारे ज़ॉम्बी गायब हो गए, पत्थर के अजगर का सिर पानी में डूब गया और पानी का स्तर तेजी से घटने लगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, जैसे कोई वेल कुछ निगल रही हो। कुछ क्षण बाद झरने से पानी का बहना अजीब तरह से बंद हो गया। या तो पत्थर के अजगर ने सारा पानी सोख लिया या वह अवरुद्ध हो गया। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि सैकड़ों ज़ॉम्बी जो पहले झरने के पानी में कूदे थे, वे पूरी तरह से गायब हो गए थे। उनका कोई निशान नहीं बचा था, मानो वे हवा में ही लुप्त हो गए हों। तालाब के तल पर गहरे हरे रंग के विशाल पत्थरों के छल्ले एक के ऊपर एक कुंडली मारकर बैठे हुए थे, जो एक विशाल अजगर के शरीर की तरह दिखते थे। गड़गड़ाहट, जमीन को हिला देने वाले कंपन के साथ तालाब के तल पर कुंडली मारकर बैठे पत्थर के अजगर का विशाल शरीर मानो अपना संयम खो बैठा और धीरे धीरे रगड़ने लगा, मानो वह जीवित होने वाला हो। एक विशाल सिर ने आकाश में लाल सूरज की ओर देखा और जंगल में एक भयानक आभा फैलने लगी। लिनफी बेहद हैरान थी। क्या ये पौराणिक रहस्यमयी चट्टान ही आत्मा बन गई थी? उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यह प्राणी कितना शक्तिशाली था। मूल प्रजाति का पता चला, पत्थर की आत्मा ड्रैगन रूपांतरण। इसे साथी जानवर के रूप में वश में किया जा सकता है। नोट: साथी जानवर अद्वितीय होते हैं। पहला साथी जानवर मर जाए तभी दूसरा प्राप्त किया जा सकता है। कृपया सोच समझकर चुनें। पशुओं को वश में करना। सही। अरे बाप रे, फिर तो कोई विकल्प ही नहीं बचा। सिर्फ इस नाम को देखकर ही ड्रैगन देश का कोई भी व्यक्ति जान जाएगा कि किसे चुनना है ना?